नमस्कार। प्राचीन और मध्यकालीन बिहार के इतिहास के पश्चात आज हम संपूर्ण आधुनिक बिहार का इतिहास देखने वाले हैं। और इस टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से एक शिकायत करूंगा, क्योंकि इतनी मेहनत करके मेरे द्वारा ये वीडियो बनाया जाता है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके लाइक बटन को क्लिक नहीं करते, क्योंकि किसी भी वीडियो में मेरे द्वारा ये नहीं कहा गया है। तो इतना मेहनत मेरे द्वारा है तो थोड़ा सा मेहनत आप लोग भी कीजिए। और इस वीडियो में जितना व्यूज़ है उसका कम से कम 50% तो लाइक बनता है। इतना आप लोग कर दे तो थोड़ा सा प्रोत्साहन मुझे मिलेगा, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को हम प्रारंभ करेंगे। और यहाँ पर हम देखें तो इससे पहले हमने प्राचीन और मध्यकालीन किया है, दोनों वीडियो को देख लेने हैं। तब जाके अगर बीपीएससी में हम अगर जा रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, तो वहाँ पर बिहार के इतिहास से संबंधित सभी प्रश्न आपके होंगे, ठीक है। तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आधुनिक बिहार का इतिहास थोड़ा सा लंबा है, इसलिए इसको दो पार्ट में करेंगे। इस पहले वीडियो के माध्यम से 1857 से पहले तक जितनी भी यहाँ पर विद्रोह हुए हैं, क्रांति हुई है, उन सबको मैंने यहाँ पर कवर किया है। एक एक पॉइंट को मैंने कवर करने का प्रयास किया है, ताकि एक भी प्रश्न आप सभी का इससे बाहर ना आए। एक वीडियो और दूंगा जिसमें पूरा आंदोलन से संबंधित बिहार में क्या क्या घटनाएं हुई, उन सब की चर्चा हम वहां पर करेंगे, ठीक है ना। तो लाइक बटन अवश्य ही आप लोग दबाएं, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिलता रहे। बहुत लंबी मेहनत लगती है, बहुत सारा रिसर्च करके उसके बाद ही ये वीडियो मैं बनाता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम प्रारंभ करते हैं संपूर्ण बिहार का इतिहास। बिहार के इतिहास की बात करें, सबसे पहले अगर भारत की हम इतिहास की बात करें तो उसको हमने 3 पार्ट में बांटा था, वैसे ही बिहार को भी हमने 3 पार्ट में बांटा। और यहाँ पर आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यानी कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ, होने का कारण क्या रहा, क्या ऐसी परिस्थितियां रही, क्या ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से यूरोपीय कंपनियां भारत में आती हैं। आने के बाद यहाँ पर इसके धीरे धीरे शासन स्थापित होता है, और शासन स्थापित के पश्चात धीरे धीरे इनका साम्राज्य का विस्तार होता है। तो पहले टॉपिक के रूप में हमें यहाँ पर क्या पढ़ना चाहिए, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन और आगमन के साथ साथ उनका जो विस्तार होता है, अभी भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक क्या हो जाता है कि जब यहां पर इनका शासन स्थापित हो जाता है तो इनके द्वारा बहुत सारे यहां पर नीतियां लाई जाती है, हर एक क्षेत्र से संबंधित, है ना, हर एक क्षेत्र से संबंधित यहां पर नीतियां लाई जाती है। और उन नीतियों के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उनका हम दूसरे पार्ट में अध्ययन करते हैं। और तीसरे पार्ट की बात करें तो ये सभी करने के बाद इनके द्वारा क्या किया गया, बहुत सारी नीतियां लाई गई, उसके बहुत सारे प्रभाव पड़े, और इन प्रभावों के परिणाम स्वरूप भारतीयों के अंदर क्या क्या प्रतिक्रिया, भारतीयों के द्वारा क्या क्या प्रतिक्रिया दी गई, उसको हमें पढ़ना है। और इसके अंतर्गत भारतीय प्रतिक्रिया क्या देखने को मिलता है, विद्रोह एवं आंदोलन। तो भारतीय इतिहास के क्रम में हमें इतना चीज पढ़ना चाहिए। 3 भागों में विभाजित करके पूरे आधुनिक भारत को हम पढ़ सकते हैं। बिहार के संदर्भ में हम क्या क्या यहाँ पर पढ़ेंगे, अगर उसकी चर्चा करें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे आधुनिक बिहार के इतिहास के क्रम में बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, है ना, बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे कैसे होता है वो हम देखेंगे। नीतियों की बात करें तो जो भारत में नीतियां चलती है वही नीतियां यहां पर भी प्रभावित रहती है, तो इसको हम ज्यादा यहां पर नहीं देखेंगे। सीधे हम आ जाएंगे विद्रोह एवं आंदोलन पर, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस पे सीधे तौर पर लिखा हुआ है, ज्यादा फोकस कहां किया जाएगा, विद्रोह एवं आंदोलन पे। तो हम यहां पर विद्रोह एवं आंदोलन को अच्छे से करेंगे, एक एक विद्रोह आंदोलन को देखेंगे, और कोई भी प्रश्न आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक। तो चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहां पर बात करें यूरोपीय कंपनियों का आगमन, है ना, तो थोड़ा सा शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं कि क्या परिस्थितियां रही जिसकी वजह से यूरोपीय कंपनियां यहां पर आई। बहुत ही शॉर्ट में चर्चा करेंगे, लंबे में हम भारत के इतिहास में हमने किया है। तो सबसे पहले हम यहां पर देख सकते हैं कि यूरोप में क्या क्या परिवर्तन हुए और उन परिवर्तनों के आधार पर वो कैसे भारत में आए। तो सबसे पहले हम देखें कारण के रूप में, तो यूरोप में क्या परिवर्तन होता है, 15वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य में वहां पर आर्थिक रूपांतरण होता है, वहां पर औद्योगिकरण होता है। इन सबको थोड़ा सा हम डिटेल में देखें। औद्योगिकरण एक शब्द हो गया, इनको थोड़ा सा हम खोलें तो यहां पर हम क्या क्या देख सकते हैं। सबसे पहले वहां पर इसी समय काल में, है ना, 15वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य में प्रौद्योगिकी का प्रयोग वहां पर किया गया, प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया, जैसे कृषि क्षेत्र हो गया और विनिर्माण क्षेत्र हो
हो गया, इन दोनों ही क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का बड़े स्तर पर प्रयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप वहां पर उत्पादन बड़े स्तर पर होने लगा था। ठीक है ना। कृषि में ही बात करें तो आपने देखा होगा, जैसे सामान्य अगर भारत के इतिहास की बात करें तो वहां पर पहले हल बैल से खेत जोता करता था, है ना। आज बात करें तो जुताई किससे होती है? ट्रैक्टर से। तो इससे क्या हुआ, बहुत तेजी से कार्य हो रहा है और इससे उत्पादन यहां पर बढ़ा। साथ साथ जो विनिर्माण कंपनियां हैं उनकी बड़े स्तर पर यहां पर स्थापना हुई, मशीनीकरण हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े स्तर पर यहां पर उत्पादन हुआ। अब उत्पादन ज्यादा होगा तो बाजार की आवश्यकता होगी, क्योंकि उत्पादन हो और बिक्री ही ना हो तो फिर उत्पादन से कोई फायदा नहीं है, तो बाजार की आवश्यकता पड़ी, है ना। तो व्यापार और बाजार में वृद्धि की आवश्यकता पड़ी और जिसके परिणाम स्वरूप इनको यूरोप वाले क्षेत्र से बाहर निकल के बाजार की तलाश करनी पड़ी और उनमें महत्वपूर्ण बाजार के रूप में हमारा एक भारत भी था। दूसरा हम देख सकते हैं इनके अर्थव्यवस्था में, इनके समाज में परिवर्तन हो रहा था। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहले सामंती अर्थव्यवस्था थी, तो यहां पर भी पहले सामंती अर्थव्यवस्था थी। अब यहां पर क्या हुआ, सामंती अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। और पूंजीवाद की बात करें तो ये प्रतिस्पर्धा पर आधारित होती है, बाजारों में प्रतिस्पर्धा पर आधारित होती है और ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करने की इसमें देखा जाए तो उद्देश्य होता है। तो यह भी एक कारण रहा जिसकी वजह से यूरोपीय कंपनियों का इन पूर्वी क्षेत्रों में आना संभव हुआ। तीसरा हम यहां पर देखें पुनर्जागरण, है ना। मुख्यतः देखें तो इटली वाले क्षेत्र में पुनर्जागरण हुआ और पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप वहां पर बहुत सारे एक नवीन वर्गों का यहां पर उदय हुआ, जैसे व्यापारी वर्ग, बैंकर, है ना। तो इन सब के रूप में यहां पर एक नवीन वर्गों का उदय हुआ, जो देखा जाए तो इन सभी परिवर्तनों में जो समाज में परिवर्तन हो रहा था इसमें भी विशेष भूमिका इन्होंने निभाया। तो यह भी एक कारण के रूप में हम देख सकते हैं। अगला कारण देखें तो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में केंद्रीकृत राज्यों और साथ ही साथ महत्वाकांक्षी शासकों का उदय हुआ। यूरोप में देखें तो पहले यूरोप में देखा जाए केंद्रीकरण नहीं था, लेकिन इस समय काल में देखें 15वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य में तो यहां पर केंद्रीकृत और मजबूत राज्यों का उदय हुआ और इनमें कुछ ऐसे भी महत्वपूर्ण शासक हुए जिन्होंने क्या किया, भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया और भौगोलिक खोजों से संबंधित जितने भी व्यक्ति थे उन सभी को धन भी मुहैया करवाया कि लीजिए आप भौगोलिक खोज कीजिए। तो उसी के क्रम में बहुत सारे लोग यहां से निकलते हैं बाहर और भौगोलिक खोज, और इसमें विशेषकर कौन सा क्षेत्र, भारत वाला क्षेत्र, क्यों, वो भी हम यहां पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो इनमें जो भौगोलिक खोजों की बढ़ावा देने में देखें तो इनमें पुर्तगाल और स्पेन दो देशों ने महत्वपूर्ण रुचि निभाई। अगला हम यहां पर देख सकते हैं प्रिंटिंग प्रेस, है ना, मुद्रण का कार्य यहां पर प्रारंभ हुआ और परिणामतः यहां पर नक्शा बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। तो नक्शा भी यहां पर बनने लग गया। साथ ही साथ यहां पर कंपास की भी खोज हो गई, जिससे दिशा के बारे में अच्छे से सटीक जानकारी प्राप्त हो जाती थी। इन सभी के कारण यूरोपियों का भारत में आना संभव हो पाया, है ना। तो कंपास का प्रयोग, और ये अंतिम बात यहां पर हम देख सकते हैं कि इनको पता था कि पूर्व में बेशुमार धन संपदा है। कैसे? तो मार्को पोलो ने चीन की यात्रा की थी, है ना। मार्को पोलो के द्वारा चीन की यात्रा की थी और उसने यात्रा के दौरान एक अपना वृत्तांत लिखा और उस वृत्तांत में इस बात को लिखा कि पूर्व जो है ना, पूर्व के जितने भी देश है वहां पर बेशुमार धन संपदा है और इसने यूरोपीय लोगों को भारत की तरफ आकर्षित किया। तो ये सभी कारण थे जिसकी वजह से यूरोपीय कंपनियां भारत में आई। ठीक है ना, हमने शॉर्ट में समझा। अब आते हैं आगे हमें क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे क्रमों को पूछ लेता है ना, और कहां फैक्ट्रियों की, है ना, फैक्ट्री बोले या फिर कोठी बोले, व्यापारिक केंद्र बोले, सभी के सभी एक ही है। तो कौन सी कंपनी पहले आती है ना, कहां पर स्थापना होता है, पहले इनकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहां पर देखें तो सबसे पहली जो कंपनी जो भारत में आती है वो कौन सी थी, पुर्तगाली थी। पुर्तगाली में आपने पढ़ा होगा सबसे पहला कौन सा व्यक्ति था, वास्को ड गामा, है ना। वास्को ड गामा सबसे पहले कहां आता है, भारत आता है। कब? 17 मई 1498 में। और भारत का जो कालीकट सबसे पहले ये पहुंचता है ना। जमोरिन के द्वारा स्वागत किया जाता है, ये सब चर्चा हम यहां पर नहीं करेंगे।
पुर्तगाली कंपनी की बात करें तो 1498 में इसकी स्थापना हुई थी। और भारत में देखें तो भारत में जो इनकी फैक्ट्री स्थापित की गई या फिर व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई वो कहां, सबसे पहले कोचीन में, और कब, 1503 ईस्वी में की गई। इन सभी डेटा को याद रखिएगा, सभी से प्रश्न यहां पर पूछे जाते रहे हैं। उसके बाद दूसरी कंपनी की बात करें तो दूसरी कंपनी डच है ना, 1595 में इनका आगमन होता है, जबकि आगमन 1595 में हुआ, लेकिन कंपनी की जो इनकी स्थापना हुई वो कब, 1602 ईस्वी में हुई। तो अंग्रेजों से पहले इनका आगमन हो जाता है। तो आगमन के क्रम में देखा जाए तो पहले डच आई, लेकिन कंपनी स्थापना की बात करें तो दूसरे नंबर पर कंपनी स्थापित किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा की जाती है। तो दूसरे नंबर पर 1595 में डचों का आगमन हुआ और इनकी कंपनी का स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ। और भारत में व्यापारिक केंद्र की या कोठी की या फैक्ट्री की बात करें तो सबसे पहले मसूलीपट्टम में, कहां, मसूलीपट्टम में 1605 ईस्वी में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तीसरे नंबर पर भारत में आते हैं अंग्रेज है ना, 1600 ईस्वी में इनका आगमन होता है और कंपनी की स्थापना भी 1600 ईस्वी में ही इनकी हो जाती है। और भारत में देखें तो सूरत में ये अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करते हैं 1608 ईस्वी में, ठीक है ना। चलिए अगला देखें तो अगला क्या है, डेनिस यहां पर आते हैं कब, 1616 में इनका आगमन होता है। और भारत में पहली फैक्ट्री ये ट्रावनकोर में 1620 ईस्वी में स्थापित करते हैं। जबकि यहां पर देखें तो फ्रांसीसी कंपनी 1664 ईस्वी में आती है और 1664 में ही इनकी कंपनी की स्थापना होती है। और भारत के सूरत में इनकी व्यापारिक केंद्र स्थापित की जाती है कब, 1668 ईस्वी में। तो यह भारत के संदर्भ में रहा, इसको याद रखिएगा। अब हम आते हैं सीधे बिहार पर है ना, और बिहार में कैसे कैसे इनकी स्थापना हुई उनकी बातें करते हैं। तो बिहार के संदर्भ में देखें तो बिहार में भी सर्वप्रथम कौन, पुर्तगाली ही आते हैं। तो बिहार की भी बात करें तो बिहार में सबसे पहले पुर्तगाली ही आते हैं। और ये इनकी जो व्यापारिक केंद्र थी, फैक्ट्री थी, वो हुगली बंगाल में स्थापित की गई थी। और बंगाल में आपको पता है वहां से गंगा नदी के माध्यम से वो पटना आया जाया करते थे और व्यापार वाणिज्य किया करते थे। तो बिहार में सबसे पहले पुर्तगाली आए और हुगली में व्यापारिक केंद्र स्थापित करके गंगा नदी के माध्यम से ये पटना आकर व्यापार वाणिज्य करते थे, है ना, नाव के माध्यम से आते थे। और विशेष रूप से ये क्या करते थे, मसाले, चीनी मिट्टी है ना, मसाले चीनी मिट्टी के बर्तन लेकर आते थे और पटना वाले क्षेत्र से मुख्यतः सूती वस्त्र को लेकर ये जाते थे। उसके बाद यहां पर देखें तो डचों की बात करें तो 17वीं शताब्दी के मध्य तक डचों के द्वारा बिहार के कई क्षेत्रों से, है ना, बिहार के कई क्षेत्रों में सोरे का गोदाम स्थापित किए गए। सोरा क्या है, यह विस्फोटक पदार्थ होता है, गोला बारूद बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसी कारण स्वरूप बिहार के क्षेत्र में जितनी भी कंपनियां थी उन सभी कंपनियों की विशेष रुचि रहती है, क्योंकि यहां पर देखिए अपने अपने आधिपत्य को स्थापित करने के लिए इनमें क्या होता है, टकराव होते रहता है और ऐसी स्थिति में गोला बारूद होना आवश्यक है। इसकी वजह से सभी कंपनियां जो थी वो बिहार की तरफ आकर्षित हुई, मुख्यतः सोरा के लिए। तो 17वीं शताब्दी तक बात करें तो डचों के द्वारा बिहार में बहुत सारे सोरे का गोदाम स्थापित कर लिया गया था। सबसे पहले देखें तो सबसे पहले कहां, पटना, है ना, पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की गई। तो बिहार में किसी फैक्ट्री की बात करें तो किसके द्वारा, 1632 ईस्वी में डचों के द्वारा स्थापित किया गया और वो भी कहां, पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में। ये बात याद रखिएगा। डचों की अभिरुचि की बात करें तो ये मुख्य रूप से सूती वस्त्र, चीनी, सोरा और अफीम, इन सभी से संबंधित बिहार के क्षेत्र में इनकी अभिरुचि रहती है। 1662 की बात करें तो 1662 में डच मसालों का प्रधान, है ना, डच मामलों का, है ना, 1662 ईस्वी में डच मामलों का प्रधान था नाथियस, है ना, नाथियस था, नाथियस वैंगडेन बारूक, पूरा नाम क्या है, नाथियस वैंगडेन बारूक। उसने औरंगजेब से व्यापार के लिए जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा का क्षेत्र था उसके लिए फरमान प्राप्त किया था। कब, 1662 ईस्वी में, याद रखिएगा। एक डच यात्री है ट्रेवर नियर,
है ना, डच यात्री है ट्रेवरनियर, 21 दिसंबर 1665 ईस्वी को यह पटना पहुंचता है। और पटना पहुंचने के दौरान उसके बाद वहां से वो छपरा जाता है। और जब वो छपरा जाता है तो जब ये छपरा पहुंचा उस समय काल पर क्या होता था कि छपरा में सोरे के शुद्धिकरण का कार्य किया जाता था बड़े स्तर पर, और उसने इस बात की भी जानकारी दी है। तो यहां पर देखा जाए तो सोरे पर अधिकार के लिए, है ना, यही सोरा जो था, है ना, क्योंकि देखा जाए तो बिहार के क्षेत्र में सोरे की प्राप्ति सबसे ज्यादा होती थी, और इसी सोरे पर अधिकार करने के लिए फ्रांसीसी कंपनी, अंग्रेज कंपनी, डच कंपनी हमेशा आपस में उलझी रहती थी, हमेशा संघर्षरत यहां पर रहा करती थी। ठीक है ना, तो यहां तक क्लियर है। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। अब यहां पर देखें, अभी तक हम कहां तक बात कर लिए, अभी प्लासी का युद्ध नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहां पर देखें तो क्या हुआ, अभी ऐसे ही चलते रहा, है ना। 1757 में क्या हुआ, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, और प्लासी का युद्ध से क्या निर्णय निकला आप सभी ने पढ़ा होगा। तो प्लासी का युद्ध हुआ, और प्लासी के युद्ध के साथ ही अंग्रेजों की सफलता यहां पर सुनिश्चित हो गई। अभी डचों तक ही बात करेंगे, उसके बाद फिर फ्रांसीसी और फिर अंग्रेजों की भी बात हम यहां पर करेंगे बिहार के संदर्भ में। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए तो अभी विशेषकर कौन, डचों का प्रभुत्व यहां पर बना हुआ है। और प्लासी का जब विजय हो गया, है ना, 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को सफलता प्राप्त हुई, और इस सफलता ने डचों की स्थिति को दयनीय बना दिया। यानी कि अब इन क्षेत्रों में क्या हुआ, अंग्रेजों का प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा, और अंततः जब बक्सर का युद्ध होता है उसके साथ ही यहां पर इनका प्रभुत्व पूर्णतः स्थापित हो जाता है। तो 1758 की बात करें तो 1758 तक क्या हुआ, अंग्रेजी कंपनी ने बिहार के जितने भी सोरे के व्यापार था उन सभी सोरे के व्यापार पर अपना एकाधिकार कर लिया, यानी कि डचों को इससे बाहर कर दिया, उस पर इनका एकाधिकार हो गया। फिर बेदारा का युद्ध होता है, आप सभी ने पढ़ा ही होगा। 1759 नवंबर में बेदरा का युद्ध होता है, किसके किसके बीच में, अंग्रेज और डचों के बीच में, और इसमें अंग्रेजों की विजय होती है, डचों की पराजय होती है, और इस पराजय के साथ ही इनका अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया, है ना। यहां से इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह से इनकी जो चीनकुसा, कासिम बाजार और पटना के जो माल गोदाम थे, फैक्ट्री थे, उसको ये सुरक्षित रखने में सफल हो जाते हैं किसी भी तरीके से, यहां पर हार के बाद भी। फिर हम देखें तो अगली घटना घटती है 1780-81 में, और यहां पर क्या हुआ 1780-81 में कि यूरोप में ब्रिटेन और हॉलैंड के बीच में युद्ध छिड़ गया। जब भी इन कंपनियों के, सारी कंपनियां यहां पर थी, तो जब भी ब्रिटेन की बात करिए, यूरोप में जब दो कंपनी आपस में लड़ती थी, वैसे ही क्या होता था, ये भारत में भी लड़ने लग जाती थी, भारत में भी तनावपूर्ण स्थिति हो जाती थी। तो वैसे ही घटना 1780-81 में हुई, और वहां पर ब्रिटेन और हॉलैंड के बीच में युद्ध हुआ, तो इसके परिणाम स्वरूप बिहार में भी तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। परिणामतः 10 जुलाई 1781 ईस्वी को डचों ने क्या किया कि पटना, छपरा और सिंधिया के जितने भी डच फैक्ट्री थे, उन सभी फैक्ट्री को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद यहां पर देखें 8 अक्टूबर 1784 को डच फैक्ट्रियों को पुनः वापस दे दिया गया। तो लगभग देख रहे तो 3-4 साल तक अंग्रेजों का आधिपत्य रहा, और अंततः 84 में वापस दे दिया। लेकिन फिर देखें तो फिर 1795 में फ्रैंको डच युद्ध हुआ, फिर से युद्ध हुआ, और परिणामतः भारत में डच ठिकानों को अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया। तो जब भी यहां पर होता था युद्ध यूरोप में, यहां पर भी जितने भी ठिकाने थे उसको अंग्रेज क्या करते थे, अपने अधिकार में ले लेते थे। परंतु 1817 में फिर वापस कर दिए। लेकिन अंततः देखें तो 1824-25 तक, है ना, 1824-25 तक अंतिम रूप से जितने भी डच व्यापारिक केंद्र थे, वो सभी के सभी कंपनियां, डच व्यापारिक केंद्र अंग्रेजों के अधीन आ गया, अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आ गया, और यहीं से क्या हुआ, डचों की स्थिति समाप्त हो गई। तो ये था डचों से संबंधित, पुर्तगाली से संबंधित जितनी बातें थी उतनी बता दी, डचों से संबंधित इतनी बातें हैं, इससे अतिरिक्त और भी आपका कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बात करते हैं बिहार के संदर्भ में फ्रांसीसी कंपनी की। तो फ्रांसीसियों की बात करें तो इनके द्वारा क्या किया गया, बंगाल में चंद्रनगर की स्थापना की गई, है ना, बंगाल में चंद्रनगर की स्थापना की गई, और चंद्रनगर की स्थापना के पश्चात 1734 ईस्वी में पटना में इनके द्वारा फैक्ट्री की स्थापना की गई। फ्रांसीसियों की दिलचस्पी की बात करें तो इनकी भी दिलचस्पी जो थी मुख्यतः सोरा में हुआ करता था, है ना, सोरा, वही बारूद बनाने के लिए, बारूद
रहेगा तो ताकत रहेगा। तो इनकी भी दिलचस्पी जो थी वो किसमें, बारूद में, है ना, यानी कि शोरा में यहां पर रहा था। अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ही हमेशा लड़ते रहते थे और दोनों में तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती थी। मार्च 1757 में अंग्रेजों ने चंद्रनगर पर अपना कब्जा कर लिया, है ना। कब? मार्च 1757 में अंग्रेजों ने चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया और कासिम बाजार में फ्रांसीसी कंपनी का प्रमुख था एम जियालो, है ना। फ्रांसीसी कंपनी का प्रमुख था एम जियालो, उसको बंगाल छोड़ने पर मजबूर कर दिया, है ना। तो यहां पर क्या किया, चंद्रनगर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिए और एम जियालो जो फ्रांसीसी कंपनी का प्रमुख था कासिम बाजार में, उसको बंगाल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो ये यहां से बंगाल छोड़ दिया और जियालो जो था बंगाल छोड़कर 3 जून 1757 को पटना पहुंचता है और वहां के जो डिप्टी गवर्नर थे राजा राम नारायण, है ना, राजा राम नारायण, उनसे बैरक निर्माण करने के लिए वहां पर जगह प्राप्त की, है ना। तो गवर्नर ने यहां पर क्या कर दिया, राजा राम नारायण ने जगह प्रदान कर दी कि आप यहां पर क्या कर ले, बैरक का निर्माण कर ले। लेकिन इसी समय काल पर यह घटना कब की है, इसी समय काल पर 1757 और 1757 में प्लासी युद्ध हुआ और प्लासी युद्ध के विजय जब हो गया तो विजय के परिणाम स्वरूप अंग्रेज कंपनी के जो तत्कालीन बिहार के जनरल थे, कौन, आयरकुट, है ना, बिहार के जनरल आयरकुट, इसने जियालो को पटना से निष्कासित कर दिया। बोला कि भैया अब जाओ, है ना, वहां से बहुत भाग के आए थे, अब यहां भी नहीं रहने देंगे, पटना को खाली करो। तो पटना से क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया और निष्कासित करके जितनी भी फ्रांसीसी फैक्ट्री थी उन सब पर इसने अपना कब्जा कर लिया। ठीक है ना। चलिए अब यहां पर देखिए 1761 में, तो 1761 में पांडिचेरी जो था किसके अंतर्गत था, फ्रांसीसियों के हैंड में था। तो 1761 में पांडिचेरी पर भी अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, है ना। अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, परंतु एक संधि होती है 1763 में। संधि कौन सा था, डैरिफ की संधि, है ना, डैरिफ की संधि थी। इस संधि के माध्यम से जितनी भी फ्रांसीसी कंपनी के क्षेत्र थे जो अंग्रेजों के अधीन आ गए थे उसको लौटा दिए जाते हैं। ठीक है ना। किसकी संधि की वजह से, डैरिफ की संधि हमेशा याद रखिएगा। फिर आगे देखिए तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में क्या हुआ कि फ्रांसीसी गतिविधियां जो थी वो केवल पांडिचेरी तक ही सीमित रह गई, है ना। धीरे धीरे इनका जो क्षेत्र था वो सीमित हो गया। धीरे धीरे करके 1814 तक फ्रांसीसी गतिविधियां जो थी वो बिहार और बिहार के साथ साथ भारत से भी लुप्त प्राय यहां पर हो गया। क्यों हुआ, इसका कारण आपने भारत के इतिहास में पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा डेनिश कंपनी की, है ना। डेनिश कंपनी की यहां से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो डेनिश कंपनी की बात करें तो पटना में 1774-75 में इनके द्वारा फैक्ट्री की स्थापना की गई। कई किताबों में आपको 1774 मिलेंगे, कई में 1775, तो दोनों को मिक्सअप करके मैंने 1774-75 कर दिया। तो डेनिश में 1774-75 में पटना में डेनिशों के द्वारा 1774-75 में फैक्ट्री की स्थापना की गई और वहां के प्रमुख किसको बनाया गया, जॉर्ज वर्नर को, है ना। डेनिशों की बात करें तो इनकी भी जो दिलचस्पी थी मुख्य रूप से सोरे के व्यापार में ही था। ये भी मुख्य रूप से सोरे के व्यापार में रुचि दिखाते थे। 1801 में क्या हुआ, 1801 में ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच युद्ध हुआ, है ना। ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच युद्ध हुआ, कहां, यूरोप में। और यूरोप में हुआ, परिणाम स्वरूप भारत में भी इन दोनों के बीच में तनाव हो गया। भारत में भी इन दोनों के बीच में तनाव हुआ। परिणामतः पटना और श्रीरामपुर की जितनी भी कोठी थी उनको अंग्रेजों ने जब्त कर लिया, उनको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। लेकिन 1802 ईस्वी में आमिया की संधि होती है और इस संधि के माध्यम से डेनमार्क के जितने भी क्षेत्र थे जिस पर अंग्रेजों ने अपने अधिकार कर रखे थे उन सबको वापस लौटा देता है। लेकिन अंततः देखें तो 1845 ईस्वी तक अंततः जितने भी डेनिश फैक्ट्री थे वो सभी फैक्ट्री अंग्रेजों के अधीन हो गए और यहां से डेनिशों की भी समाप्ति धीरे धीरे हो गई। ठीक, चलिए तो ये हो गया डेनिश। अब बिहार के संदर्भ में थोड़ा सा हम अंग्रेजों की बात करते हैं। ठीक है, अंग्रेजों की अगर बात करें तो बिहार में इनकी फैक्ट्री की स्थापना को लेकर जितने भी इतिहासकार हैं, इतिहासकारों में मतभेद है ना। इतिहासकार साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को लिखते हैं, तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग यहां पर विचार है। जो सबसे ज्यादा मान्य है
उसकी ही चर्चा हम यहां पर करेंगे। ठीक है, तो मतभेद होने के साथ ही जो अधिकतर मानते हैं उनकी हम बात करते हैं, और उनके अनुसार देखें तो 1691 ईस्वी में पटना के गुलजार बाग में, कहां, पटना के गुलजार बाग में अंग्रेजों के द्वारा अस्थाई फैक्ट्री की स्थापना की गई। अंग्रेजों की रुचि देखें तो बिहार क्षेत्र में विशेष रूप से आमवर्ती केलिको वस्त्र में था। ये कौन सा, आमवर्ती केलिको वस्त्र और कच्चा रेशम में विशेष इनकी रुचि थी। लेकिन फिर भी सोरा की महत्ता को ये जानते थे, तो सोरा भी इनके व्यापार का अभिन्न अंग था, लेकिन विशेष रुचि कहां थी, आमवर्ती केलिका वस्त्र में। इसकी बात करें तो जो पटना के पास में लखबार है, लखबार में बड़े स्तर पर केलिको वस्त्र का उत्पादन हुआ करता था, और इसी में अंग्रेजों की विशेष रुचि और कच्चा रेशम में थी। लेकिन इसके साथ साथ सोरा और अफीम को भी अपने व्यापार का अभिन्न अंग ये माना करते थे। 1664 की बात करें तो 1664 में जॉब चार्नोक की पटना फैक्ट्री का प्रमुख बनाया गया, है ना, पटना फैक्ट्री का प्रमुख बनाया गया। 1680 में बिहार के सूबेदार थे शाइस्ता खान, है ना, बिहार के सूबेदार थे शाइस्ता खान। उसने अंग्रेजी कंपनी के व्यापार पर 3% कर लगा दिया। ठीक है, अब मान लीजिए किसी भी देश में जाते हैं तो व्यापार वाणिज्य करते हैं तो वहां पर कर लगाया जाता है ना, कर लगाया जाता है, और इसी कर से उस राज्य की आमदनी होती है, हर एक कार्य पर कर लगाया जाता है। तो शाइस्ता खान ने क्या किया, बिहार के सूबेदार था, और 1680 ईस्वी में इसके द्वारा अंग्रेज कंपनी के द्वारा जितना भी व्यापार किया जाता था, इन सभी व्यापार पर 3.5% का कर लगा दिया गया, है ना, 3.5% का कर लगा दिया गया। अब क्या हुआ, पहले तो फ्री में करते थे, कर लग गया, तो अब उनको लाभ की प्राप्ति कम होगी, परिणामतः अंग्रेजों को ये अच्छा नहीं लगा, है ना, अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा, और अच्छा ना लगने के कारण जॉब चार्नोक जो था उसने 1686 ईस्वी में हुगली शहर को लूट लिया, है ना, 1686 ईस्वी में हुगली शहर को लूट लिया। अब हुगली शहर को लूट लिया और यहाँ के राजा चुपचाप रहे, है ना, सूबेदार चुपचाप रहे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब इसके द्वारा लूट लिया गया, परिणामतः शाइस्ता खान ने क्या किया कि बंगाल बिहार के क्षेत्र में जितनी भी अंग्रेजी संपत्ति थी उन सभी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दे दिया। बोला कि भैया जब्त कर लो, मन बढ़ुआ हो रहे हैं, सब मन बढ़ुआ समाप्त करते हैं, जब्त करने का आदेश दे दिया। लेकिन यहां पर 1690 में एक समझौता हो जाता है दोनों के बीच में, है ना, अंग्रेज कंपनी और शाइस्ता खां के बीच में समझौता हो जाता है, और उस समझौते के आधार पर अंग्रेजों को फिर से बिहार वाले क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति दे दी जाती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए अब यहां पर देखें, औरंगजेब की मृत्यु कब हो जाती है, 1707 ईस्वी में। तो औरंगजेब जब तक था तब तक केंद्रीय सत्ता मजबूती में थी, मुगलों की शक्ति थी, लेकिन इसके साथ ही, इसकी मृत्यु के साथ ही धीरे धीरे इनकी शक्ति जो थी वो समाप्त होने लगती है ना, विकेंद्रीकरण हो जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्वतंत्र शासक यहां पर उद्भव होने लगता है उनका। तो औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद अंग्रेजों की व्यापारिक गतिविधियों में रुकावट आ जाती है, क्योंकि उसके द्वारा बहुत सारे संरक्षण यहां पर दिए गए थे, तो यहां पर अंग्रेजों की व्यापारिक गतिविधियों में रुकावट आ जाती है। और फर्रुखसियर का शासनकाल जो था, फर्रुखसियर के शासनकाल में 1713 ईस्वी में क्या हो गया, फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। फर्रुखसियर ने बोला कि भैया इनकी फैक्ट्री को बंद कर दो, लेकिन पुनः 1717 ईस्वी में इन क्षेत्रों में अंग्रेजों को व्यापार करने की स्वतंत्रता दे दी गई। ठीक है, उसके बाद अलीवर्दी खान की बात करें तो अलीवर्दी खान के दबाव में 1750 में फिर से इन कंपनियों को बंद कर दिया, पटना कंपनियों को बंद कर दिया गया। लेकिन हॉलवेल जो था, हॉलवेल के द्वारा बहुत सारे यहां पर प्रयास किए गए, और इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1755 ईस्वी में फैक्ट्री पुनः यहां पर प्रारंभ हो गई, है ना। तो यहां कहां तक आ गए हम, 1755 तक, है ना। तो फैक्ट्री यहां पर स्थापित हो गई। इसके बाद ही, तुरंत बाद ही घटना घटती, आप सभी को पता है, प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध के साथ ही अंग्रेजों की स्थिति भारत में मजबूत होती है, और बक्सर ने उस मजबूती पर मुहर लगा दिया, और यहां से बंगाल, बिहार, उड़ीसा, है ना, इलाहाबाद की संधि होती है 16 अगस्त को, उसके माध्यम से बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सभी की जो दीवानी थी, इन सभी की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना। तो इलाहाबाद की संधि 2
होती है, एक 12 अगस्त को, एक 16 अगस्त को। 12 अगस्त वाले के माध्यम से जो ये दीवानी थी वो दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच में? लॉर्ड क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में होता है। तो यहां तक कहानी क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अंग्रेजी शासन की स्थापना की अगर बात करें, है ना, तो थोड़ी सी इसकी चर्चा कर लेते हैं कि कैसे इनके शासन की स्थापना होती है। तो बिहार की अगर बात करें तो बिहार की अगर बात करें तो अंग्रेज हो या फिर कोई भी कंपनी हो, भारत में मुख्य रूप से क्यों आती है? व्यापार वाणिज्य करने हेतु। तो व्यापार वाणिज्य की अगर बात करें तो व्यापार वाणिज्य की दृष्टिकोण से बिहार प्राचीन काल से एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में था, मध्यकाल में भी ये महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में रहता है और आधुनिक काल में भी महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में रहता है। तो बिहार प्रारंभ से ही व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र रहा है और यहाँ पर बहुत सारे व्यापारी आते हैं, जैसे एडवर्ड टेरी, राल्फ फिट्ज, पीटर मुंडी, ट्रेवेनियर। ये जो व्यापारी थे, इन सभी व्यापारियों ने बिहार में जो व्यापारिक गतिविधियां थी उसका विस्तृत वर्णन इनके द्वारा किया गया है। प्रारंभिक दौर में देखें तो जितनी भी कंपनियां यहां पर आई, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार वाणिज्य करना, है ना, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार वाणिज्य करना। लेकिन जब यहां पर आते हैं और देखते हैं कि भारतीय शासक जो थे उनका एक दूसरे में बनता ही नहीं है, हमेशा एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, खुद में लड़ झगड़ रहे हैं और ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर ये राजनीति में भी कूद आते हैं। ये हमने भारत के इतिहास में पढ़ा है, यहां डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो प्रारंभिक दौर में देखें तो विदेशी कंपनियां व्यापार में ही लगी रही, इनकी राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं थी वो अभी तक दबी रही, ऐसी महत्वाकांक्षा कभी उठती नहीं है। 16 अक्टूबर 1756 ईस्वी में एक युद्ध होता है, मनिहारी का युद्ध, और मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला ने शौकत गंज को, है ना, शौकत जंग को पराजित कर दिया। इस समय काल पर देखें तो इस समय काल पर अंग्रेज, है ना, अंग्रेज थोड़ा थोड़ा गतिविधि यहां पर प्रारंभ करने लगे थे। उनकी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के तरफ से युद्ध का खतरा लगने लगा था। उसे लग रहा था कि अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ और अंग्रेजों ने इसी क्रम में क्या किया कि जो उनका फोर्ट विलियम था, फोर्ट विलियम की किलेबंदी प्रारंभ कर दी। और किलेबंदी प्रारंभ कर दी, इससे सिराज को पूर्णतः लग गया कि अंग्रेजों की जो दृष्टिकोण है अब केवल व्यापारिक ही नहीं रही, अब उनका दृष्टिकोण कैसा? राजनैतिक भी हो चुका है। ठीक है ना। तो जब वो किलेबंदी प्रारंभ कर दी तो सिराजुद्दौला को ये अच्छा नहीं लगा और उसने बोला कि भैया ऐसा नहीं करो, लेकिन फिर भी वो कार्य यहां पर करते रहे, किलेबंदी करते रहे। परिणामतः दोनों के बीच में क्या हुआ? तनाव उत्पन्न हो गया और इन तनावों के बीच में ही इनका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम अंततः 23 जून 1757 को एक युद्ध के रूप में दिखाई पड़ता है, जिसे प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और प्लासी का युद्ध की बात करें तो इसे षड्यंत्र पूर्ण नीति से अंग्रेजों ने जीता था। आप सभी ने भारत के इतिहास में पढ़ा है तो उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी प्लासी के युद्ध में अंग्रेज विजयी होते हैं। विजय का कारण क्या रहता है? षड्यंत्रपूर्ण, है ना, षड्यंत्रपूर्ण। मिर्जाफर था, मिर्जाफर को लोभ दे देते हैं कि भैया हमारे तरफ मिल जाओ, हम तुम्हें शासक बना देते हैं। तो उसको क्या दिक्कत थी, है ना, सेनापति था, अब शासक बन जाएगा। तो यहां पर षड्यंत्र से किसको? सिराजुद्दौला को हरा देते हैं। उसके पश्चात मीर जाफर को अंग्रेजों ने क्या किया? बंगाल का नवाब बना दिया और बंगाल के नवाब के साथ साथ इसका पुत्र था मीरन को यहां का उप नवाब बना दिया। ठीक है, लेकिन फिर भी ये तो नवाब बन गया, लेकिन जो वास्तविक शक्ति थी, है ना, बिहार की जो वास्तविक शक्ति थी वो राजा राम नारायण के हाथों में ही रही, राजा राम नारायण के हाथों में ही रही। अब देखिए आगे क्या हुआ। 1760 ईस्वी में मीर कासिम को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया। कारण क्या रहा? क्योंकि मीर जाफर को क्यों रखा था? उन्हें एक कठपुतली शासक की जरूरत थी। तो प्रारंभिक दौर में बड़े बड़े उपहार इनके द्वारा मांगे गए, इनके द्वारा, तो मीर जाफर के द्वारा उन उपहारों को दिया भी गया और इन उपहारों को देते देते ये धीरे धीरे कंगाल होने लगा था। तो अब लगा कि अब कितना देंगे, है ना, तो धीरे धीरे ये उपहार देना बंद कर देता है, कठपुतली जैसा कार्य करना बंद कर देता है। परिणामतः अंग्रेज से हटाकर किसको? मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं। तो मीर कासिम तो पहले ही इनकी रवैया देख चुका था,
है ना। मीर कासिम पहले ही रवैये देख चुका था कि हमारे ससुर जी का क्या हाल इन्होंने किया है। तो इसने क्या किया कि मीर कासिम को यहां पर क्या बनाया, नवाब बनाया। लेकिन मीर कासिम के साथ अंग्रेजों का संबंध ज्यादा दिनों तक मधुर नहीं रह पाया और इन दोनों में अनबन होने लगी, तनाव उत्पन्न होने लगा। परिणामतः अंग्रेजों का हस्तक्षेप ना हो, है ना, अंग्रेज राजनीति में भी हस्तक्षेप यहां पर कर रहे थे, तो अंग्रेजों का हस्तक्षेप यहां पर ना हो, उनके हस्तक्षेपों से बचने के लिए इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर लिया। कौन मीर कासिम। तो हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर इसने स्थानांतरित कर लिया, है ना। अब यहां पर देखिए, यहां पर अभी हमने बात की थी राम नारायण, बिहार वाला जो बिहार के क्षेत्र में जो मुख्य शक्ति थी वो किसके हाथ में, राम नारायण के हाथ में थी। और मीर कासिम की बात करें तो मीर कासिम का राम नारायण के साथ भी अनबन रहता था, उसके साथ भी मधुर संबंध नहीं थे। परिणामतः इसने क्या किया कि अनुशासनहीनता का आरोप लगाया कि भैया ये अनुशासनहीन है, अनुशासन का पालन नहीं करता है, और इस आरोप के आधार पर उसको बंदी बनाने का प्रयास किया। लेकिन वो यहां से भागकर अंग्रेजों के पास चला गया, है ना, अंग्रेजों के पास चला गया। जब अंग्रेजों के पास गया तो मीर कासिम ने बोला अंग्रेजों से कि भैया उसको आप हमारे हवाले कर दो। अब यहां पर मीर कासिम क्या है, यहां का नवाब है। परिणामतः इसने क्या किया, राम नारायण को मीर कासिम के हवाले कर दिया और मीर कासिम इसकी हत्या कर दी, है ना, मीर कासिम इसकी हत्या कर दी। ठीक, चलिए आगे की कहानी देखते हैं। आगे हम देखें तो अंग्रेजों को दस्तक यहां पर दिया गया था और अंग्रेज जो थी दस्तक का यहां पर दुरुपयोग करने लगे थे। तो दुरुपयोग को बचाने के लिए मीर कासिम ने क्या किया कि मीर कासिम ने अंग्रेजों के द्वारा दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए, मतलब जो दुरुपयोग किया जाता था, दुरुपयोग यहां पर इसके द्वारा रोक दी गई, है ना, रोक दी गई। अब इससे क्या हुआ, जब दस्तक का दुरुपयोग करना रोक दिया गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी मीर कासिम पर क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर क्या हुआ, यहां पर अंग्रेजी कंपनी जो थी क्रोधित हो गई। मीर कासिम की बात करें तो मीर कासिम यहां पर क्या किया, धीरे धीरे अब अंग्रेजों को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। तो पहला कार्य क्या किया कि दस्तक के दुरुपयोग को समाप्त कर दिया। दूसरा, यहां पर अंग्रेजों के जितने भी समर्थक थे, जैसे यहां पर देखिए हीराचंद था और हीराचंद का भाई था स्वरूप चंद, इन दोनों को क्या कर दिया, इन दोनों को मुंगेर में नजरबंद कर दिया। अब अंग्रेजों को ये अच्छा नहीं लगने लगा था, खटकने लगा था मीर कासिम। परिणामतः अंग्रेजों के आदेश पर, है ना, अंग्रेजों ने क्या आदेश दिया, इसका जो एजेंट था पटना में एलिस, उसको आदेश देता है और उसी के आदेश पर 24 जून 1763 ईस्वी को पटना पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, तो इन सभी के कारण, है ना, मीर कासिम के द्वारा जो कार्य किए गए, इन सभी के कारण अंग्रेजों के आदेश पर पटना का जो एजेंट था एलिस, उसने 24 जून 1763 ईस्वी को पटना पर अधिकार कर लिया और अधिकार करने के साथ ही बड़े स्तर पर वहां पर लूट मचाई, साथ ही साथ अनेक निर्दोष लोगों की हत्या यहां पर की गई। अब यहां पर मीर कासिम से बर्दाश्त नहीं हुआ, अब सोचा कि बहुत हो गया भैया, अब हम अपने पे आते हैं। और मीर कासिम यहां पर क्या किया, विवश होकर मीर कासिम अंग्रेजों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी। सैनिक कार्यवाही अंग्रेजों के खिलाफ प्रारंभ कर दी। एलिस को इसने क्या किया, बंदी बनाया और बंदी बनाकर मुंगेर ले आया और साथ ही साथ पटना में जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे उन सभी का कत्लेआम करा, है ना। लगभग देखा जाए यहां पर 148 के आसपास अंग्रेजों को ये मरवा डालता है, बोलता मारो सालों को, है ना। तो इस प्रकार से उनका क्या कर दिया, उनका यहां पर कत्लेआम करवा दिया। और ये अब जब इतने बड़े पर कत्लेआम होगा तो अंग्रेज चुपचाप तो नहीं बैठेंगे ना, तो उनके द्वारा क्या किया गया ये आप देखते हैं। ठीक है, ये जो कत्लेआम करवाया, इस घटना को पटना हत्याकांड के नाम से जानते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। तो पटना हत्याकांड के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ और ऐसी कार्य की वजह से अब अंग्रेज और मीर कासिम के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया। अब लग रहा था कि युद्ध यहां पर युद्ध अब होगा। परिणामतः 2 सितंबर 1763, बक्सर के युद्ध से पहले भी युद्ध हुआ। 2 सितंबर 1763 ईस्वी को उदवा नाला का युद्ध हुआ, है ना। उदवा नाला की बात करें तो बिहार का जो राजमहल है, राजमहल में है, तो उदवा नाला का युद्ध हुआ और इसमें मीर कासिम पराजित हुआ, लेकिन वो अंग्रेजों के हाथ नहीं लगा, वहां से वो भाग गया और कर्मनाशा नदी पार करके वो अवध में प्रवेश कर गया,
है ना, तो अवध में प्रवेश कर दिया, है ना। अब यहां से क्या हुआ, नवाब तो भाग गया, कोई ना कोई नवाब होना चाहिए, तो अंग्रेजों ने पुनः मीर जाफर को यहां पर नवाब बना दिया। अब मीर कासिम क्या हुआ, पराजय हुआ, पराजित होकर अब चुपचाप तो रहेगा नहीं, तो मीर कासिम पराजय के पश्चात अवध के नवाब, अवध का नवाब कौन था, सुजाउद्दौला, और मुगल सम्राट भी वहीं पर उपस्थित थे, शाह आलम द्वितीय, इन दोनों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने की तैयारी कर दी, है ना, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने की तैयारी कर दी, और इनकी संयुक्त सेना लेकर ये पटना की ओर प्रस्थान कर दिया, है ना, पटना की ओर प्रस्थान किया। अब यहां पर देखा जाए सेना बहुत सारी थी, 40,000, लगभग 40,000 के आसपास इनकी सेना थी। जब ये पटना की तरफ चला तो अंग्रेजी सेना का प्रधान था कार्नक, वो घबरा गया, भैया इतनी बड़ी सेना है, हम क्या करेंगे, वो घबरा गया, ठीक है, वो घबरा गया। परिणामतः यहां पर हेक्टर मुनरो को सेनापति नियुक्त किया गया, ठीक है। तो जब वो उधर से चला, अभी हेक्टर मुनरो सेनापति नहीं था, कार्नक था, लेकिन इसकी घबराहट की वजह से हेक्टर मुनरो को सेनापति नियुक्त किया गया। और मुनरो क्या किया कि रोहतास का, सबसे पहले तो ये पटना पहुंचा, और पटना पहुंचने के बाद रोहतास का किलेदार था साहूमल को प्रलोभन दिया, है ना, लोभ दे दिया, और लोभ देकर इसको अपने पक्ष में मिला लिया। और पक्ष में मिलाने के बाद, है ना, ये आगे क्या किया, सोन नदी को पार किया, है ना। सोन नदी आप सभी को पता होगा, बिहार के ये क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। तो यहां पर क्या हुआ, सोन नदी को पार किया, और सोन नदी को पार करके कहां पहुंचा, बक्सर पहुंचा, ठीक है। सोन नदी को पार करके ये बक्सर पहुंचा, और यही बक्सर पर 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेजी सेना जो थी, अंग्रेजी सेना में देखे तो लगभग 8,000 के आसपास सेना थे, और यहां इनके संयुक्त सेना में लगभग 40,000 सेना थे। तो यही बक्सर नामक स्थान पर 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को क्या हुआ, अंग्रेजों का सामना भारत के 3 बड़े शक्तिशाली राज्यों के साथ हुआ, लेकिन फिर भी यहां पर अंग्रेजों की विजय हुई। तो प्लासी की बात करें तो प्लासी में अंग्रेजों ने षड्यंत्र करके विजय किया था, लेकिन इस युद्ध में अंग्रेजों ने अपनी सैन्य कौशल को दर्शाया, और उसके आधार पर यहां पर भारत की 3 सबसे बड़ी शक्तियों को इसने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। अब इससे क्या हुआ, अंग्रेजों की ख्याति इससे बढ़ने लगी। अब कहीं भी पराजय होगा, है ना, एक तो विदेशी लोग हैं, और यहां पर भारत में आकर 3 बड़ी शक्तियों को पराजित किए, तो इससे अंग्रेजों की ख्याति जो थी वो मशहूर हो गई, और साथ ही साथ इन तीनों भारतीय शासकों की ख्याति यहां पर धूमिल हो गई। और इसी के साथ क्या हुआ, युद्ध का परिणाम जो था अंग्रेजों के पक्ष में रहा। परिणामतः 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि हुई, और इस इलाहाबाद की संधि के माध्यम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो भी दीवानी थी, वो दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। तो प्लासी ने जो कार्य यहां पर किया था, यानी कि अंग्रेजों को इन क्षेत्राधिकारों में, है ना, अंग्रेजों को की स्थिति जो थी यहां पर मजबूत की थी, उस मजबूत स्थिति पर बक्सर के युद्ध ने मुहर लगा दिया, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि कैसे कैसे इनके शासन की स्थापना होती है, ठीक है। अब यहां पर स्थापना हो गई, तो यहां पर इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, ज्यादा से ज्यादा लाभ की प्राप्ति करना, और ज्यादा से ज्यादा लाभ की प्राप्ति हेतु इनके द्वारा कई सारी नीतियां लाई गई, है ना, कई सारी नीतियां लाई गई। सबसे ज्यादा राजस्व को लेकर, राजस्व से सबसे ज्यादा आमदनी होती है, तो यहां पर अलग अलग प्रकार के भूमि कर लगाए गए, है ना, जमींदारी प्रथा लगाई गई, महलवाड़ी प्रथा लगाई गई, तो ऐसी बहुत सारी प्रथाएं लगाई गई, और इन सब के माध्यम से शोषण यहां पर प्रारंभ हुआ। सबसे ज्यादा शोषण किसके माध्यम से, जमींदारी प्रथा के माध्यम से हुआ। उसको समाप्त करने के लिए यहां पर अन्य जो महलवाड़ी व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, इसको प्रारंभ किया। लेकिन ऐसी स्थिति में पहले जमींदार जो थे वो शोषण करते थे किसानों का, अब वो शोषण इन व्यवस्थाओं में अंग्रेजी अधिकारियों के द्वारा यहां पर किया जाने लगा। तो हर एक हालत में भारतीय कृषकों की क्या हुआ, यहां पर शोषण हो रहा है। तो यहां पर हम पूरी नीतियों को यहां पर हम नहीं पढ़ेंगे। नीतियां जो है भारत के इतिहास में हमने पढ़ा है, बिहार के इतिहास से संबंधित चीजों को देखें तो अब उन नीतियों का प्रभाव क्या हुआ विद्रोह एवं आंदोलन के रूप में। तो यहां पर हम विद्रोह एवं आंदोलन देखेंगे, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक हम यहां पर प्रारंभ कर रहे हैं, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जन आंदोलन। इनका कारण क्या रहा, जो यहां पर जन आंदोलन हुआ उसका कारण क्या रहा, हम यहां पर देखते हैं। तो कंपनी की बात करें,
तो 1767 के आसपास बिहार वाले क्षेत्र में इनका पदार्पण हुआ, है ना। और यहीं से इनके द्वारा जो भी नीतियां लाई गई, उन नीतियों के परिणाम स्वरूप यहाँ की जो जनता थी वो यहाँ पर असंतोष, उनके मन में असंतोष भरने लग गया। यहां पर देखा जाए विशेषकर क्षेत्र में, तो बिहार का जो क्षेत्र है, छोटा नागपुर का पठार, वहां पर बहुत सारे खनिज संसाधन है ना, वन संसाधन है। उसी के परिणाम स्वरूप इनकी विशेष रुचि किन क्षेत्रों में, यही छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में। और ये मुख्यतः जनजातीय क्षेत्र है, तो ये यहां पर एंटर करते हैं। और जनजातियों का कल्चर देखें तो कल्चर अलग होता है। साथ ही साथ जितने भी जनजाति हैं वो कृषि और वनों पर आधारित होते हैं। और इनके द्वारा जो भी नीतियां लाई गई विशेष तौर पर वो किसी न किसी तरह से कृषि या फिर वनों से संबंधित रही। और इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो यहां पर जनजाति अपना धन मानते थे, किसको, वनों को, उन वनों पर अधिकार जो था इनका समाप्त कर दिया गया और अंग्रेजों का यहां पर अधिकार हो गया। साथ ही साथ इनके क्षेत्र में विदेशी, जिसे दीकू कहा जाता है ना, तो विदेशी लोग आकर रहने लगे। परिणामतः इनको अपने कल्चर को, है ना, इनका कल्चर जो था वो भी इनको खतरे में लगा। और इन सभी से इनके मन में क्या हुआ, असंतोष जागृत हुई। परिणामतः बड़े स्तर पर यहां पर विद्रोह प्रारंभ हो गए। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा, जनजातीय क्षेत्र में, विशेषकर जनजातीय क्षेत्र में आए। कारण क्या रहा, क्योंकि यहां पर संसाधन था और इन संसाधनों की वजह से जब जनजातीय क्षेत्र में आए तो जनजातियों के अधिकारों का यहां पर हनन होने लगा, क्योंकि वो वन संसाधन को अपने अधिकार क्षेत्र में मानते थे और वहीं से अपना जीवन यापन करते थे। तो इनके अधिकारों का हनन होने लगा। इन क्षेत्रों में दीकुओं का बसाव होने लगा, यानी कि जो बाहरी लोग हैं वो आकर यहां पर बसने लगे। परिणामतः इनको अपनी सभ्यता और संस्कृति पर खतरा मंडराता हुआ नजर आया। ठीक है, इसलिए यहां पर विद्रोह हुआ, क्योंकि जनजातियों की जीवन शैली की बात करें तो अत्यंत कठिन होती है ना, जनजातियों की जीवन शैली अत्यंत कठिन होती है। साथ ही साथ अंग्रेजों के समय काल में देखें तो बहुत बड़े बड़े यहां पर अकाल आए, है ना, आपदाएं आए। इनने क्या किया कि एक तो ऐसे ही इनकी जीवन शैली कठिन पूर्ण होती है और इस अकाल आपदाओं ने इनके सामने और भी भीषण संकट खड़े कर दिए। साथ ही साथ इस समय देखें तो मुगल, है ना, इन क्षेत्रों में मुगलों का संघर्ष चल रहा है, मराठों का भी आक्रमण होने लगा था। और साथ ही साथ जो स्थानीय जमींदार थे इनके द्वारा भी इनका शोषण किया जा रहा था। और ये सभी कारण रहते हैं जिनकी वजह से इनके मन में असंतोष की भावना जागृत होती है और ये विद्रोही बन जाते हैं। तो ये पूरी पृष्ठभूमि थी। अब यहां पर हम विद्रोहों की चर्चा करते हैं कि कौन कौन सा विद्रोह यहां पर महत्वपूर्ण है। मैंने हर एक विद्रोह को यहां पर सम्मिलित किया है ताकि एक भी पॉइंट हमारा छूट ना पाए। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं तमाड़ विद्रोह की। तमाड़ विद्रोह की बात करें तो छोटा नागपुर वाला जो क्षेत्र है, छोटा नागपुर वाला क्षेत्र उन क्षेत्रों में हुआ। सबकी बातें करेंगे और मुख्यतः फोकस कहां रखिएगा, अगर बीपीएससी का पैटर्न देखें तो मुख्यतः जो नेता है ना, नेताओं से संबंधित यहां पर फैक्चुअल डेटा पूछे जाते हैं, तो उन सब पे फोकस रखिएगा कि कौन से विद्रोह से संबंधित कौन से नेता हैं, किनके द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया, सबकी चर्चा मैं यहां पर करूंगा। तो तमाड़ विद्रोह की बात करें तो 1771 में देखें तो 1771 में छोटा नागपुर वाला क्षेत्र जो था उस पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। कब? 1771 ईस्वी में। और यहां के जो राजा थे और जमींदार थे उनका संरक्षण अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। तो छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में ये विशेषकर क्या है, जनजातीय क्षेत्र है। और जब अंग्रेजों का यहां पर अधिकार हुआ तो जो यहाँ के राजा थे और जमींदार थे उनको अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त हो गया। और इनके संरक्षण में ये आते हुए जनता का बड़े स्तर पर शोषण करने लगे। कौन? यहाँ के राजा और जमींदार। तो बड़े स्तर पर शोषण इनके द्वारा यहाँ पर प्रारंभ हुआ। किसानों की जितनी भी जमीनें थी उन सभी जमीनों को ये लोग हड़पने लग गए। परिणामतः जो उरांव जनजाति के लोग थे उनके मन में विद्रोह की भावना जागृत हुई और 1789 ईस्वी से इन्होंने अपने विद्रोही तेवर दिखाने प्रारंभ कर दिए। ठीक है, विद्रोही तेवर दिखाने प्रारंभ कर दिए और जमींदारों पे ये टूट पड़े क्योंकि शोषण बड़े स्तर पर हो रहा है ना। थोड़ा सा डिटेल में हम और आगे जाए तो क्या होगा, हम यहां पर देखें जमींदारी प्रथा लागू हुई है ना, जमींदारी प्रथा लागू हुई है ना। तो यहां पर क्या हुआ, करों का बोझ इनके ऊपर लाद दिया गया। एक तो खाने के
लायक भी ये खाद्यान्न उत्पादित नहीं कर पाते थे। और इसमें क्या हुआ, इसमें जमींदारी प्रथा की ऐसी विशेषता थी कि इसमें लगान फिक्स कर दिया। मान लीजिए 100 रुपए में से 10 रुपए, 10% अंग्रेजों ने फिक्स कर दिया कि यहाँ का क्या है, अगर 10% लगान आता है तो इसमें से कुछ भाग यानी कि 9 रुपए आप अंग्रेजों के दे दें और 1 रुपए क्या कर दें, यानी यहां पर देखा जाए 11 भाग होता था, 11 में से 1 भाग कौन रख सकता था, जमींदार, और 10 भाग किसको, अंग्रेजों को पहुंचाना था। ऐसे लेकिन इसमें एक और प्रावधान था कि इसके अतिरिक्त जितना फिक्स है, फिक्स होने के अतिरिक्त जितना भी अत्यधिक यहां पर वसूली होती है वो जमींदार रख सकते थे। तो ऐसी स्थिति में इनके द्वारा, जमींदारों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा यहां पर कर का वसूली किया गया, है ना। जितना तय था, तय अमाउंट से भी ज्यादा यहां पर अमाउंट वसूला गया। परिणामतः इनके पास खाने के भी नहीं हुआ करते थे खाद्यान्न, और इनके ऊपर इतना कर लाद दिया गया। परिणामतः ये क्या किए, साहूकारों से ऊंचे ब्याज दरों पे कर्ज लेना प्रारंभ करते हैं। और इन दोनों की वजह से, जो साहूकार थे और जमींदार थे, इन दोनों की वजह से ये कर्ज के जाल में फंसते जाते हैं, कर्ज के जाल में फंसते जाते हैं। और जब ये कर चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं, परिणामतः इनकी जो भी जमीनें थी वो दिकुओं को, यानी कि जो बाहरी लोग थे, बाहरी लोगों को दिया जाने लगा। ठीक है, बाहरी लोगों को दिया जाने लगा। तो इस आधार पर इनके जमीन जो थे वो हड़पे जाने लगे। परिणामतः ये 1789 से अपने विद्रोही तेवर दिखाने लगे और जमींदारों पर टूट पड़े। ठीक है, इतने बड़े स्तर पर इनके द्वारा विद्रोह किया गया कि 1794 तक जो यहाँ के जमींदार थे बहुत ही भयभीत हो चुके, है ना। भयभीत होकर वो अंग्रेजों के पास जाने लगे और अंग्रेजों के पास जाकर अपनी रक्षा की गुहार लगाई कि भैया सरकार आप ही हैं, आप क्या करें, हमारी रक्षा करें। और तब जाके अंग्रेज यहां पर आते हैं और अंग्रेज अपनी पूरी शक्ति के साथ इस विद्रोह को दबा देते हैं। ठीक है, तो तमाड़ विद्रोह समझ में आ गया। छोटा नागपुर के क्षेत्र में था, किसके द्वारा, जमीन हड़पे जाने लगे अंग्रेजों के द्वारा। उसी के परिणाम स्वरूप यहां पर असंतोष पैदा हुआ और विद्रोह देखने को मिला। ठीक है, चलिए अगला देखें तो अगला है हमारा चेरो विद्रोह। अगला विद्रोह कौन सा है, चेरो विद्रोह। और चेरो विद्रोह की बात करें तो 1800 ईस्वी में चेरो किसानों के द्वारा अपने राजा के विरुद्ध ये आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कब, 1800 ईस्वी में चेरो किसानों के द्वारा अपने राजा के विरुद्ध ये आंदोलन प्रारंभ किया गया था, विद्रोह प्रारंभ किया गया था, जिसे चेरो विद्रोह कहा गया। यहां पर देखें तो क्या हुआ, जब अंग्रेज इन क्षेत्रों में आ जाते हैं तो जयनाथ सिंह, है ना, जयनाथ सिंह को कूटनीति के माध्यम से, है ना, कूटनीति के माध्यम से उनको हटा देते हैं और हटाकर गोपाल राय को इस क्षेत्र का, है ना, इस क्षेत्र का क्या बना देते हैं, राजा बना देते हैं। अब यहां पर बात करें तो गोपाल जो था कुछ समय तो सही रहा, लेकिन कुछ समय बाद ही जितने भी यहां पर विद्रोही चेरो सरदार थे उन सरदारों से ये मिल जाता है। और जब मिल जाता है तो अंग्रेजों को ये अच्छा नहीं लगता है और अंग्रेज इससे नाराज हो जाते हैं। परिणामतः गोपाल को ये गिरफ्तार कर लेते हैं, है ना, गोपाल को गिरफ्तार कर लेते हैं और चूड़ामन को, है ना, चूड़ामन को वहां का नया राजा बना देते हैं। अब यहां पर बात करें चूड़ामन, तो चूड़ामन कितना अच्छा यहां पर शासक था, है ना। चूड़ामन जब यहां पर शासक बन गया तो जो भी कार्य करता था बिना अंग्रेजों से पूछे नहीं करता था, है ना। खाना भी खाता था तो पूछता था सरकार खा लें, ठीक है। तो चूड़ामन जब यहाँ का शासक बना तो जो भी कार्य करता था इन क्षेत्रों में, ये जो क्षेत्र किसकी है, जनजातियों की, और जनजातियों से संबंधित जानकारी इसको है, अंग्रेजों को नहीं है, वो तो बाहर से आए, जनजातियों की संस्कृति के बारे में उन्हें नहीं पता है। लेकिन फिर भी जो भी कार्य करता था अंग्रेजों से पूछकर ही करता था। और इससे क्या होता था, अंग्रेज जनजातियों के कल्चर नहीं जानते, उनके अधिकारों को नहीं जानते। परिणामतः जो भी उनके द्वारा निर्देश दिया जाता उससे जनजातीय हित प्रभावित होते थे, है ना, जनजातीय हित प्रभावित होते थे। परिणामतः इनके मन में असंतोष की भावना यहां पर जागृत होने लगी, असंतोष की भावना जागृत होने लगी। इसी क्रम में जो चेरो सरदार थे भूषण सिंह, है ना, नाम याद रखिएगा, चेरो सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में यहां पर विद्रोह प्रारंभ हो गया, है ना, विद्रोह प्रारंभ हो गया और यहां पर टूट पड़े। परिणामतः चूड़ामन जो था वो अंग्रेजों से सहायता मांगी और विद्रोह दबाने का पूरा प्रयास हुआ। लेकिन फिर भी यह विद्रोह जो था लगभग 2 वर्षों तक चलता रहा और यहां पर विद्रोहियों ने अंग्रेजों और चूड़ामन को छकाते रहे 2 वर्षों तक।
दौड़ाते रहे, है ना। लेकिन अंततः भूषण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके 1802 ईस्वी में फांसी दे दी गई और इनके फांसी के साथ ही विद्रोह जो था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूं चेरो विद्रोह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहां पर देखते हैं हो विद्रोह। अगला क्या है? हो विद्रोह। और हो विद्रोह की बात करें तो कौन सी? छोटा नागपुर के क्षेत्र में। अब इसकी भी चर्चा करते हैं। यहां से भी जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं सबको मैंने यहां पर सम्मिलित किया है। ठीक है, चलिए हो विद्रोह की बात करें तो हो लोगों के द्वारा 1821-22 में, हो लोगों के द्वारा 1821-22 में सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के विरुद्ध यह विद्रोह किया गया था। तो हो विद्रोह की बात करें तो इनके जो राजा थे, सिंहभूम के राजा थे जगन्नाथ सिंह, इन्हीं के विरुद्ध यह विद्रोह प्रारंभ किया गया था। अब यहां पर बात करते हैं आखिर ये विद्रोह हुआ क्यों। तो यहां पर देखा जाए तो जो हो लोग थे प्रारंभ में तो राजा के प्रति तटस्थ थे, क्योंकि अंग्रेजों के साथ इसका संपर्क नहीं था। जगन्नाथ का अंग्रेजों के साथ संपर्क नहीं था, तो ये लोग इसके प्रति वफादार थे, तटस्थ थे। लेकिन जब इसने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली, है ना, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली और अधीनता स्वीकार करने के साथ ही हो लोगों के साथ ये दुर्व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया, हो लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया, तो इससे क्या हुआ? हो लोग भड़क उठे कि भैया हम तुम्हारी इतनी इज्जत करते हैं, इतने अच्छे से पेश आते हैं और तुम क्या कर रहे हो? हमारे साथ ही दुर्व्यवहार कर रहे हो, है ना। तो इससे इनको अच्छा नहीं लगा और ये भड़क उठे। इसके साथ साथ अंग्रेज जो इन क्षेत्रों में आए उन्होंने भी हो लोगों को झूठा आश्वासन देकर इनको मूर्ख बनाया और मूर्ख बनाने के साथ साथ अपने स्वार्थों में इनका बड़े स्तर पर प्रयोग किया गया। ठीक है, तो प्रारंभिक दौर में तो इन्हें समझ में नहीं आया कि हमें मूर्ख बनाया जा रहा है, लेकिन हो लोग बहुत जल्दी समझ गए कि ये अंग्रेज और जगन्नाथ मिलकर हमें मूर्ख बना रहे हैं, है ना, मूर्ख बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। और इससे क्या हुआ? जब इनको समझ आई तो ये लोग यहां पर विद्रोह प्रारंभ कर दिए, है ना, ये लोग यहां पर विद्रोह प्रारंभ कर दिए। ये जो विद्रोह था, जो इनके मन में विद्रोही तेवर जो थे वो कब दिखा? जब चाईबासा में अंग्रेजों की एक वापसी दल, है ना, अंग्रेज कहीं से आ रहे थे, वापसी दल था, चाईबासा में क्या कर दिया? इनके द्वारा उन पर हमला कर दिया गया। हमला करके उनको लूट लिया गया और लूटने के साथ साथ जान भी, कई अंग्रेजों की जान भी यहां पर ली गई। और इसी से इनके जो विद्रोही स्वरूप था, विद्रोही तेवर था, उसको यहां पर देखा गया। अब यहां पर जब ये विद्रोही तेवर दिखा दिए तो वहां का मेजर था मेजर रफसेज, है ना, मेजर रफसेज। तो जब इनके द्वारा इनको लूटा गया और जान माल की हानि की गई तो रफसेज जो था वो सेना की एक टुकड़ी लेकर हो लोगों के खिलाफ भेजा कि भैया जाओ और उनको यहां पर समाप्त करके आओ। लेकिन जितने भी हो लोग थे वो सभी लोग एकजुट हुए और एकजुट होकर इनका सामना किए और जो भी सेना यहां पर भेजा था उसको तहस नहस कर दिए, सेना को बर्बाद कर दिए। ठीक है, अब इससे क्या हुआ? रफसेज घबरा गया कि भैया ये तो बड़े स्तर के हैं, हम तो इतना सोचे भी नहीं थे, लेकिन ये बहुत ही बड़े स्तर के विद्रोही निकले। तो ये घबरा गया और घबरा कर सेना को गुटियालोर गांव में भेज दिया। गुटियालोर गांव में क्यों भेजा? क्योंकि वो गुटियालोर गांव वो गांव था जहां पर हो लोग सबसे ज्यादा रहते थे। तो बोला कि यहां पर तो हरा दिए, जाओ गुटियालोर गांव में जाओ और वहां पर तबाही मचाओ। तो सेना वहां पर गई और वहां पर क्या किया? ज्यादा से ज्यादा वहां पर हो लोग रहते थे। परिणामतः अंग्रेजों ने वहां पर उस गांव में आग लगा दी और बड़े स्तर पर वहां पर तबाही मचाई। लेकिन फिर भी इनके तबाही मचाने के बाद भी जितने भी विद्रोही थे उन्होंने यहां पर हथियार नहीं डाले और डटकर सामना किए। इससे क्या हुआ? रफसेज और घबरा गया और घबरा कर इसने और अधिक सेना बुला ली। और जब अधिक सेना बुला लेगा तो क्या होगा? विद्रोही यहां पर कमजोर होंगे ही, तो इसने और अधिक सेना बुला लिया और ये जो संघर्ष था, है ना, ये लगातार 1 महीने तक चलता रहा और अंततः हो लोगों को यहां पर आत्मसमर्पण करना पड़ गया। आत्मसमर्पण के साथ ही कुछ शर्त यहां पर रखा गया और कुछ करों के आधार पर इस क्षेत्र में शांति स्थापित हो पाई। तो ये था हमारा हो विद्रोह। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहां पर देखेंगे कोल विद्रोह। आगे क्या है?
कोल विद्रोह। कोल विद्रोह की बात करें सबसे महत्वपूर्ण है और यहां से बीपीएससी में नहीं भी पूछा गया है। एक तो मुख्य परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछ लेता है, इससे संबंधित या संथाल विद्रोह से प्रारंभिक परीक्षा में तो ये आते ही रहता है। तो यहां पर कोल विद्रोह की बात करें तो कोल विद्रोह की बात करें तो जो सिंहभूम, कौन कौन सा क्षेत्र याद रखिएगा, सिंहभूम, मानभूम, छोटा नागपुर और पलामू, है ना। सिंहभूम, मानभूम, छोटा नागपुर और पलामू के कई जनजातियों का संयुक्त रूप से किया गया यह विद्रोह था, जिसे कोल विद्रोह के नाम से जाना गया। ठीक है, कारण क्या रहा वो भी हम यहां पर देखते हैं। ठीक है, तो क्षेत्र कौन कौन सा, सिंहभूम, मानभूम, छोटा नागपुर और पलामू, और यहाँ के बहुत सारे जनजाति आपस में मिलकर संयुक्त रूप से जो विद्रोह किए उसी को कोल विद्रोह के नाम से जाना गया। इसका कारण क्या रहा, कारण की देखें तो अंग्रेज समर्थित जो जमींदार थे उनके द्वारा इन कृषकों का खून चूसा जा रहा था। ठीक है, जितने भी जमींदार थे अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था और यहां पर जमींदारी प्रथा के माध्यम से क्या हो रहा था, कृषकों का खून चूसा जा रहा था। किस आधार पर, तो इनके ऊपर कई अवांछित प्रकार के कर लगा दिए गए थे, है ना। अवांछित प्रकार के कर लगा दिए गए थे और इन करों को वसूलने हेतु यहाँ पर बड़े स्तर पर अत्याचार किया जा रहा था, क्योंकि कर देने में सक्षम नहीं हो पाते थे। अगर कर देते हैं तो इनका जो परिवार था उसको रात में भूखे पेट ही यहाँ पर सोना पड़ता था। तो कर देने की ना स्थिति में इनके ऊपर बड़े स्तर पर अत्याचार किया जाता था ताकि कर इनसे वसूला जा सके। और जब ये कर यहाँ पर नहीं चुका पाते थे तो ऐसी स्थिति में इनकी भूमि जो थी वो दिकुओं को अर्थात बाहरी लोगों को दे दी जाती थी, है ना, बाहरी लोगों को दे दी जाती थी। साथ ही साथ जमींदारों के द्वारा इन्हें बेगार खटाया जाता था। बेगार का मतलब होता है कि जितना हमने काम किया उसके अनुरूप उसको सैलरी नहीं दिया, है ना, दिहाड़ी नहीं दिया, बहुत ही निम्न मात्रा में या नहीं दिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बेगार। तो जमींदारों के द्वारा इन लोगों को बेगारी के रूप में भी खटाया जाता था, कार्य करवाया जाता था। तो अब क्या हुआ, एक तो इनके ऊपर क्या हुआ, बड़े स्तर पर अत्याचार किए जा रहे हैं और इनकी भूमि जो थी दिकुओं को दी जाने लगी। तो भूमि उनको मिल गया तो वो भी यहाँ पर आकर बसने लगे और जब बसने लगे तो इनके बसाव से क्या हुआ, इनको अपनी संस्कृति पर खतरा नजर आने लगा। सोचे कि भैया अब हमारी संस्कृति जाने वाली है, परिणामतः इनके मन में विद्रोह की भावना जागृत हो गई, है ना, इनके मन में विद्रोह की भावना जागृत हो गई। ठीक, चलिए अब यहां पर देखा है तो मुंडा जनजाति ने बदगांव में आदिवासियों की एक सभा बुलाई, है ना। मुंडा जनजातियों ने बदगांव में आदिवासियों की एक सभा बुलाई और इस सभा में 7 कोल आदिवासी यहां पर आए, 7 कोल आदिवासी आए और यहीं से विद्रोह प्रारंभ किया गया, है ना। तो विद्रोह यहां से प्रारंभ कर दिया गया और इन विद्रोह में देखें तो इनकी चपेट में जो विद्रोह यहां पर किया गया उनकी चपेट में कौन कौन आए, तो जो भी यहां पर इनका खून चूस रहे थे, है ना, शोषण कर रहे थे। जैसे कि हम क्या देख सकते हैं, सबसे पहले तो यहां पर जो दिकू लोग थे यानी कि बाहरी लोग जो आकर यहां पर बस गए थे वो इनके चपेट में आए, अंग्रेज इनके चपेट में आए और साथ ही साथ वैसे जमींदार जो अंग्रेजों के समर्थन प्राप्त करता थे, जो समर्थित जमींदार, अंग्रेजों के समर्थित जो जमींदार थे वो सभी के सभी इनकी चपेट में आए। विद्रोहियों ने गांव के गांव जला दिए, यहां पर विद्रोह बड़े स्तर पर होने लगा और विद्रोहियों ने गांव के गांव जला दिए। तो प्रारंभ जहां से हुआ था केवल यही नहीं, अब ये जो विद्रोह था ये सिंहभूम, टोरी, हजारीबाग, मानभूम इन सभी क्षेत्रों तक फैल गया और इस विद्रोह में लगभग 1000 लोग मारे गए, है ना, लगभग 1000 लोग मारे गए। ये जो यहां पर विद्रोह हो रहा था तो इन विद्रोह में जो भी विद्रोही थे उनका नेतृत्व करता कौन था, बुद्धू भगत, सूर्य मुंडा और सिंह राय, है ना। तो यहां पर जो कोल विद्रोह हो रहा था इनका नेतृत्व करता बुद्धू भगत, सूर्य मुंडा और सिंह राय के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जा रहा था। अब इतने बड़े स्तर पर जब यहां पर विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इस विद्रोह को दबाने के लिए रामगढ़ में जितनी भी सेना थी सभी सेना को रामगढ़ में एकत्रित की, लेकिन फिर भी इन्हें अपर्याप्त संख्या लगा तो ये बाहर से भी सेना को बुलाए कि और सेना बुलाओ और बड़ी संख्या में हम चल के उनका दमन करते हैं। तो यहां पर रामगढ़
रामगढ़ में सेना को एकत्रित की गई और एकत्रित करने के साथ ही विद्रोहियों के साथ इनका सामना हुआ। जब सामना हुआ तो यहां पर बड़े स्तर पर जान माल की हत्या, जान माल की यहां पर हानि हुई। जैसे ये भी पीछे नहीं हट रहे हैं और सेना भी यहां पर पीछे नहीं हट रहे हैं, दोनों ने जम के यहां पर लड़ाई की, परिणामतः बड़े स्तर पर जान माल की हानि हुई और यहीं पर बुद्धू भगत अपने 150 साथियों के साथ मारा गया। तो आप सोच सकते हैं कितने बड़े स्तर पर यहां पर तबाही मचाई गई। बुद्धू भगत के साथ साथ 150 लोग यहां पर मारे गए। और विद्रोह की बात करें तो ये जो विद्रोह था लगभग 5 वर्षों तक चला था। ये विद्रोह लगभग 5 वर्षों तक चला था। ठीक है, यहां पर बुद्धू भगत मारा गया। इस विद्रोह की बात करें तो इस विद्रोह ने अंग्रेजों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर भैया इतना बड़ा विद्रोह हुआ क्यों, है ना, इतना बड़ा विद्रोह हुआ क्यों। तो सोचने पर मजबूर किया और मजबूर के कारण स्वरूप मजबूर किया और यहां पर जांच पड़ताल की गई कि आखिर इतना बड़ा विद्रोह हुआ क्यों। परिणामतः यहां पर क्या हुआ कि झारखंड की शासन व्यवस्था में यहां पर आमूलचूल परिवर्तन किए गए। जैसे रेगुलेशन 13 नामक यहां पर कानून बनाया गया, याद रखिएगा, रेगुलेशन 13 नामक यहां पर कानून बनाया गया और इसके तहत रामगढ़ जिले को विभाजित कर दिया गया और साथ ही साथ एक और नए प्रशासनिक क्षेत्र का गठन किया गया जिसमें जंगल महाल और ट्रिब्यूटरी महाल के साथ एक नए नॉन रेगुलेशन प्रांत को बनाया गया। तो यहां पर क्या हुआ, कोल विद्रोह की बात करें, अंततः यह असफल हुआ, लेकिन इसने क्या किया, अंग्रेजों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है जिसकी वजह से इतने बड़े स्तर पर विद्रोह हुआ और परिणामतः इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप यहां पर उनको प्रशासन में परिवर्तन करना पड़ा। तो आप याद रख सकते हैं कि इस विद्रोह ने प्रशासनिक व्यवस्था की सुधार की नींव रखी, यानी कि प्रशासन में अगर कुछ सुधार हुआ किसकी वजह से हुआ, तो यहां पर कोल विद्रोह के माध्यम से हुआ। इस बात को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहां पर देखते हैं भूमिज विद्रोह। ठीक है, भूमिज विद्रोह, इसी को गंगा नारायण हंगामा के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं गंगा नारायण हंगामा से, उसकी भी चर्चा करते हैं। तो भूमिज विद्रोह की बात करें तो ये जो जनजातीय जमींदार थे, है ना, जनजातीय जमींदार और जनजातीय लोग, इन दोनों का संयुक्त रूप से ये विद्रोह था। ठीक है, जनजातीय जमींदारों और जनजातीय लोगों का संयुक्त रूप से विद्रोह था भूमिज विद्रोह। और इसका जो नेतृत्व करता थे वो वहां के राजा थे बेलाक नारायण। बेलाक नारायण के पोते थे गंगा नारायण, है ना, बेलाक नारायण के पोते थे गंगा नारायण। इनके द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था, इसलिए इसे गंगा नारायण हंगामा के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, उसकी चर्चा करते हैं। तो पहले बड़ा भूम जो था, बड़ा भूम का जागीर किसके पास था, गंगा नारायण के पास था। बड़ा भूम का जागीर गंगा नारायण का था। ठीक है, अब गंगा नारायण से उसका भाई जो थे वो माधव सिंह, है ना, तो गंगा नारायण के भाई माधव सिंह थे, उसने इस बड़ा भूम के जागीर को हड़पने का प्रयास किया और हड़पने के लिए यहां पर षड्यंत्र रचा, है ना, हड़पने के लिए षड्यंत्र रचा। लेकिन गंगा नारायण के द्वारा इसका विद्रोह कर दिया गया, है ना, विरोध किया गया कि भैया ये षड्यंत्र आप क्यों रच रहे हैं, है ना, जो हमारा जागीर है हमारे पास रहने दीजिए। तो यहां पर जब विरोध किया गया गंगा नारायण के द्वारा तो माधव सिंह किसके पास, कंपनी के पास पहुंच गया, है ना, माधव सिंह कंपनी के पास पहुंच गया। माधव सिंह की बात करें तो माधव सिंह के द्वारा यहां की जितनी भी जनता थी, जितनी भी किसान थी, उन सबका बड़े स्तर पर शोषण किया गया था। तो यहां पर क्या किया, वो अंग्रेजों के पास पहुंच गया। ऐसी स्थिति में, ठीक है, ऐसी स्थिति में गंगा नारायण ने क्या किया कि वैसे जमींदारों और वैसे जनजातीय लोगों से संपर्क करना प्रारंभ किया जो किसी न किसी तरीके से अंग्रेजों के द्वारा शोषित थे। और जो शोषित लोग होते हैं उनमें संगठन जो होता है ना, एकता जो होती है बहुत ज्यादा यहां पर होती है। तो गंगा नारायण के द्वारा वैसे जमींदारों और किसानों से संपर्क किया गया जो किसी न किसी प्रकार से अंग्रेजों के अत्याचारों से त्रस्त थे। ठीक है, तो सभी लोग इनसे मिले और सबका समर्थन गंगा नारायण को प्राप्त हो गया, है ना, सबका समर्थन गंगा नारायण को प्राप्त हो गया। 1832 का समय काल है जब कोल विद्रोह को दबाने का प्रयास हो रहा था, है ना, 1832 में जब कोल विद्रोह को दबाने का प्रयास हो रहा था, उसी समय गंगा नारायण के द्वारा विद्रोह की बिगुल फूंक दी गई। विद्रोह यहां पर
प्रारंभ कर दिया गया। जैसे ही ये प्रारंभ हुआ, शीघ्र ही यह विद्रोह ने व्यापक रूप ले लिया, शीघ्र ही विद्रोह ने व्यापक रूप ले लिया। अब यहां पर क्या हुआ कि अंग्रेजों ने लेफ्टिनेंट बैंडन और टीमर के नेतृत्व में, अंग्रेजों ने क्या किया, जब विद्रोह व्यापक स्वरूप धारण कर लिया तो अंग्रेजों ने लेफ्टिनेंट बैंडन और टीमर के नेतृत्व में सेना भेजी, है ना, सेना भेजी। अब यहां पर एक प्रश्न पूछा जा चुका है, जो खरसावा का ठाकुर था वो अंग्रेजों की तरफ से लड़ा था, यह प्रश्न के रूप में बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो यहां पर अंग्रेजी सेना पहुंची और गंगा नारायण के साथ इनका युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसमें गंगा नारायण मारा गया, है ना, गंगा नारायण मारा गया। और यहां पर खरसावा का जो ठाकुर था वो गंगा नारायण का सिर काटकर, है ना, गंगा नारायण का सिर काटकर कैप्टन विल्किंसन को उपहार में भेजा था ताकि वो खुश हो जाए, ठीक है ना। तो यहां पर इससे क्या हुआ, गंगा नारायण की मृत्यु के साथ ही अंततः इस विद्रोह का दमन कर दिया गया, ठीक है। तो भूमिज विद्रोह, आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अगले विद्रोह पर आते हैं। अगला महत्वपूर्ण विद्रोह है संथाल विद्रोह, है ना। संथाल विद्रोह जो संथाल परगना था, है ना, संथाल परगना, या फिर उसी को एक नए नाम से जानते हैं दामिन एकोह, है ना, दामिन एकोह, उसी को संथाल परगना को ही दामिन एकोह कहा जाता है। तो यहां पर जो विद्रोह हुआ इसे संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह क्यों हुआ इसकी भी चर्चा करते हैं। तो यह जो क्षेत्र था हमारा दामिन एकोह या संथाल परगना क्षेत्र, तो 1790 से ही सिंहभूम, मानभूम, ढालभूम, वीरभूम, बांकुड़ा आदि के जितने भी जमींदारों के द्वारा सताए गए संथाल लोग थे वो सभी के सभी 1790 से ही संथाल परगना क्षेत्र या फिर दामिन एकोह क्षेत्र में आकर बसने लगे थे, है ना, दामिन एकोह क्षेत्र में आकर बसने लगे थे। ये जो विद्रोह है इसका मुख्य कारण देखा जाए तो कृषक उत्पीड़न ही था, है ना, कृषक उत्पीड़न ही था। जैसे अन्य जनजातियां होती हैं वैसे ही संथाल जो जनजाति थी ये भी कृषि और वन पर निर्भर थी, है ना, कृषि और वन पर निर्भर थी। इनकी अर्थव्यवस्था कृषि और वनों पर निर्भर था। लेकिन जमींदारी प्रथा जो यहां पर प्रारंभ की गई थी, जमींदारी प्रथा के माध्यम से इनको इनकी ही भूमि से बेदखल कर दिया गया, है ना, इनको इनकी ही भूमि से बेदखल कर दिया गया। साथ ही साथ अंग्रेज समर्थित जो जमींदार थे उनके द्वारा इन संथालों का बड़े स्तर पर शोषण किया जा रहा था, बड़े स्तर पर शोषण किया जा रहा था। कृषि कर को इन्होंने इतना बढ़ा दिया था, कृषि कर को इन्होंने इतना बढ़ा दिया गया था कि ये जितने भी कृषक थे संथाल जनजाति के वो इस कर को चुकाने में असमर्थ हो जाते थे, है ना, असमर्थ हो जाते थे। परिणामतः इन करों को चुकाने के लिए साहूकारों से ऊंची ब्याज दर पे इनके द्वारा ऋण लिया जाता था, ठीक है। तो देखिएगा कैसे ऋण जाल में फंस रहे हैं। सबसे पहले जमींदारों ने क्या किया, कृषि कर जो था वो इतना बढ़ा दिया कि देने में ये सक्षम नहीं हुए। उसके लिए अत्याचार किया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था, है ना, महिलाओं की छेड़खानी तक की जाती थी वसूलने के लिए। तो ऐसी स्थिति में इस कर को चुकता करने के लिए ये किसान साहूकारों के पास जाते थे और साहूकारों के द्वारा ऊंची ब्याज दर पे इनको क्या दिया जाता था, ऋण दिया जाता था। तो ऐसी स्थिति में एक तो यहां पर फसल हुई नहीं उतनी, ऊपर से ये ऋण के जाल में धीरे धीरे फंसते चले गए, है ना, ऋण की जाल में ये क्या हुए, धीरे धीरे फंसते चले गए थे। साथ ही साथ जब इनके द्वारा ये ऋण चुकाया नहीं गया, कर नहीं दिया गया, ऐसी स्थिति में इनकी जमीन भी दिकुओं को दे दी गई। तो दिकुओं के आवागमन भी यहां पर प्रारंभ हो गया और इनके आवागमन से ये जो संथाल लोग थे वो अपने ही क्षेत्र में सिमट के रह गए, अपने ही क्षेत्र में सिमट के रह गए और धीरे धीरे इनका क्षेत्र जो था वो छोटा होने लगा। इन सभी कारणों की वजह से, है ना, इतना इनके ऊपर अत्याचार होता था, इनकी घर की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होता था, इन्हीं सब वसूली की वजह से परिणामतः जो किसान थे वो आत्महत्या यहां पर करने लगे थे। अब लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब भगवान ही मुझे बचा सकते हैं, भगवान ही मुझे बचा सकते हैं, वही कोई अपना दूत भेजेंगे जो हमें इस स्थिति से निवार पाएगा। और ऐसी स्थिति में देखें तो ऐसी स्थिति में सिद्धू और कान्हू नामक दो युवक सामने आते हैं। ऐसी स्थिति में सिद्धू और कान्हू नामक दो युवक सामने आते हैं, है ना। इन्होंने क्या किया कि लोगों को एकजुट किया और एकजुट करके उनके मन में साहस भरा। इनकी साहस तो समाप्त हो चुकी थी, इतना उत्पीड़न हो रहा था।
तो इन दोनों ने लोगों को एकजुट किया और एकजुट करके इनके मन में साहस भरा और विद्रोह के लिए तैयार किया कि भैया जब तक हम इनके खिलाफ एकजुट होकर, अकेले अकेले कोई भी आवाज उठाएगा, कोई भी आएगा पीट के चला जाएगा, है ना। तो अगर हम एकजुट हो जाएं और एकजुट होके इनके खिलाफ विद्रोह करें तभी ये मानेंगे, सुधरेंगे, हमारे क्षेत्र को छोड़ेंगे। तो उसने क्या किया, सभी को तैयार किया विद्रोह के लिए। 1855 में क्या हुआ कि 1855 में हजारों की संख्या में संथालों ने भोगनाडीह के, है ना, भोगनाडीह के चुन्नू माझी के 4 पुत्र थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, और इस नाम से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, याद रखिएगा। तो भोगनाडीह के चुन्नू माझी के 4 पुत्रों सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव के नेतृत्व में एक सभा हुई, है ना, एक सभा हुई और यहां पर अंग्रेजों के खिलाफ लामबंद लड़ाई लड़ने का शपथ लिया गया। लामबंद लड़ाई यानी कि जब तक हमारा टारगेट पूरा नहीं हो जाता तब तक हम किसी भी स्थिति में अपने इस विद्रोह को समाप्त नहीं करेंगे, इस लड़ाई को समाप्त नहीं करेंगे। तो यहां पर लामबंद लड़ाई लड़ने की शपथ ली गई, है ना, और दीकुओं को यहां से चले जाने की चेतावनी दे दी गई। पहले इनके द्वारा चेतावनी दी गई, भैया दीकू हमारा क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र छोड़ के चले जाइए, नहीं तो हम आपको बता ही देंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, इनको चेतावनी दी गई, चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा इनके ऊपर, है ना। तो चेतावनी दे दिए, साथ ही साथ इन्होंने क्या बोला कि हम सरकारी आज्ञा नहीं मानेंगे, लगान नहीं देंगे, है ना, लगान नहीं देंगे, और दामिन क्षेत्र है, जो दामिन एकोह क्षेत्र है, परगना क्षेत्र है, यहां पर हम अपना सरकार बनाएंगे। तो इनके द्वारा क्या किया गया, शपथ लिया गया, दीकुओं को चेतावनी दे दी गई कि भैया हमारे क्षेत्र छोड़ दो, साथ ही साथ सरकार की आज्ञा ना मानने की बात कही गई। उसके बाद हमने देखा कि यहां पर क्या किया, लगान ना देने की बात की गई, बोले कि हम लगान नहीं देंगे और अपने क्षेत्र में हम अपना सरकार बनाएंगे, ठीक है। तो इनके द्वारा जो चेतावनी दी गई थी, चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सोचा कि क्या है, कई सालों से हम इसको पीटते आ रहे हैं, अब इनकी चेतावनी से हम डरे, तो कोई नहीं माना। चेतावनी दिया गया, कोई नहीं माना। तो 2 दिन बाद, चेतावनी देने के 2 दिन बाद संथालों ने जितने भी इनके शोषक थे उन सबको चुन चुन के मारना प्रारंभ किया। शोषकों में कौन कौन हो जाएगा, जमींदार, साहूकार, अंग्रेज अधिकारी, दीकू, ये सभी के सभी इनके शोषकों में आएंगे। तो चेतावनी के 2 दिन पश्चात इन्होंने अपने शोषकों को चुन चुन के मारना शुरू कर दिया और इसी बीच दरोगा महेश लाल की भी हत्या कर दी गई, है ना। साथ ही साथ जमींदारों की हवेलियां जला दी गई, है ना, जमींदारों की हवेलियां जलाई जाने लगी। महेशपुर में, है ना, महेशपुर राजमहल पर विद्रोहियों ने कब्जा करने का भी प्रयास किया। अब ये विद्रोह यहां पर क्या हुआ, बड़े स्तर पर हो गया और ये जो विद्रोह था सशस्त्र, खुला सशस्त्र विद्रोह था जो कहलगांव से प्रारंभ हुआ और राजमहल तक फैल गया था। अब इतना बड़ा विद्रोह होगा तो अंग्रेज क्या होगा, अंग्रेज तो यहां पर उनको डर तो लगेगा ही। तो ये जो विद्रोह था अब धीरे धीरे 1856 तक वीरभूम, बांकुड़ा, हजारीबाग, इन सभी क्षेत्रों तक फैल गया और इतनी तेजी में फैला कि अंग्रेज यहां पर घबरा गए। अंग्रेज क्या हो गए, अंग्रेज यहां पर घबरा गए, ठीक है। तो घबरा कर सबसे पहले तो इन्होंने प्रारंभ किया कि हम बातचीत से मामला सलटा लें, है ना, बातचीत से मामला सलटा लें। लेकिन अब संथालों ने बोला कि भैया अब देरी हो गई है, अब हम पहले आपको बहुत समझाए थे, आप नहीं समझे थे, अब हम अपनी औकात पे आए तो आप समझदारी की बात करते हैं। तो यहां पर सीधे उन्होंने बोला कि अब देर हो चुकी है, हम नहीं मानेंगे और तब तक नहीं मानेंगे जब तक तुम दीकुओं को हम अपने क्षेत्र से समाप्त नहीं करेंगे। तो यहां पर जब समझाने का प्रयास करने लगा तो यहां पर क्या हो गया था, देर हो चुका था और संथाल लोग जो थे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे और इन विदेशियों को अपने क्षेत्र से भगाने या फिर उन्हें समाप्त करने की शपथ ले चुके थे। अब क्या हुआ, इन्होंने अंग्रेजी कार्यालयों को जलाने लगे। जहां कहीं भी कोई भी अंग्रेज दिखता था उसे वहीं पर मौत के घाट उतार दिया जाता था और इन मौत के घाट में देखे तो इन्होंने अंग्रेजी महिलाओं और अंग्रेजी बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी मौत के घाट यहां पर उतार दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इस विद्रोह से अंग्रेज घबरा गए, अंग्रेजों में हड़कंप मच गया कि भैया अब क्या होगा। तो
तो ऐसी स्थिति में जब इतने बड़े स्तर पर विद्रोह यहां पर चल रहा है, ऐसी स्थिति में कंपनी ने सेना को खुली छूट दे दी कि भैया जो करना है करो, बस इस विद्रोह को दबाओ। तो खुली छूट देकर यहां पर सेना को भेज दी गई और ये सेना जाकर संथालों के साथ बहुत बर्बरता से पेश आई, है ना। इन्होंने भी गांव के गांव फूंक दिए, संथालों से संबंधित जो भी गांव था, और दिन रात एक करके जितने भी संथाल नेता थे उन सब की धरपकड़ की गई। इस धरपकड़ में उन्होंने भी जान लगा दी और इस धरपकड़ में अधिकांश विद्रोही नेता या तो मारे गए या फिर बंदी बना लिए गए। इसी क्रम में चांद और भैरव गोलियों के शिकार हो गए और यहां पर ये शहीद हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए। तो चांद भैरव गोलियों के शिकार हो गए। और सिद्धू कान्हू की बात करें तो सिद्धू कान्हू यहां पर पकड़े गए और इनको पकड़कर बरहेट में फांसी दे दी गई। ठीक है, बरहेट में फांसी दी गई और यहां से क्या हुआ, धीरे धीरे करके यहां पर क्या हुआ, विद्रोह यहां पर समाप्त होने लगा। विद्रोह की बात करें तो विद्रोह काफी हद तक सफलता मिली, विद्रोह को काफी हद तक सफलता मिली। इस विद्रोह के माध्यम से अधिकांश अंग्रेज और उनके समर्थक या तो मारे जा चुके थे या इस क्षेत्र से भगा दिए गए थे, डर के मारे भाग गए थे, भैया जिंदा रहना है तो हम यहां पर रहेंगे नहीं, भागना पड़ेगा। तो या तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि इन क्षेत्रों से इनकी समाप्ति कर देना। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत हद तक क्या रहा, सफल रहा। या तो मार दिए गए या फिर भगा दिए गए, और जो यहां पर रुके रहे उनके मन में इतनी दहशत बैठ गई थी कि जब तक थे वो डर के साए में यहां पर अपना जीवन व्यतीत किया। ठीक है, सिद्धू कान्हू जो यहां पर शहीद हो गए, सिद्धू कान्हू की बात करें तो झारखंड के जननायक के रूप में इन्हें याद किया जाता है। जनवरी 1856 तक इस परगने में संथाल विद्रोह को अंततः दबा दिया गया, लेकिन इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप ही 13 नवंबर 1856 ईस्वी को विधिवत संथाल परगना जिले की स्थापना की गई और उस जिले के प्रथम जिलाधीश के रूप में एशली एडन को चुना गया। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, क्लियर है। तो ये था हमारा कौन सा, हमारा संथाल विद्रोह। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सरदारी आंदोलन छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मैंने इसको भी नहीं छोड़ा है, हर एक चीज को यहां पर सम्मिलित करने का प्रयास किया है। सरदारी आंदोलन की बात करें तो आप सभी को पता होगा 1813 से, है ना, 1813 का जो एक्ट आता है उसके माध्यम से भारत के क्षेत्र में ईसाई मिशनरी को धर्म प्रचार करने का छूट मिल जाता है कि भैया आप भी अब अपने किसी भी क्षेत्र में जाकर अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तो ईसाई धर्म प्रचारकों के विरुद्ध, है ना, ईसाई धर्म का जो व्यापक यहाँ पर प्रचार प्रसार हो रहा था उसके विरुद्ध जनजातियों की सुधारवादी आंदोलन थी सरदारी आंदोलन। ठीक है, तो सरदारी आंदोलन क्या था, ईसाई धर्म का जो व्यापक प्रचार प्रसार यहां पर हुआ करता था उसी के विरुद्ध जनजातीय सुधार आंदोलन के रूप में सरदारी आंदोलन हुआ। बहुत सारे हुए और बहुत सारे जनजातीय सुधारवादी आंदोलन हुए, उसी में से एक था हमारा सरदारी आंदोलन जो बिहार से संबंधित है। इसका समय काल देखें तो 1859 से लेकर 1881 तक, है ना, 1859 से लेकर 1881 तक ये चलता रहा और 3 चरणों में यह आंदोलन संपन्न हुआ। सरदारी आंदोलन की उल्लेख की बात करें तो सरदारी आंदोलन का उल्लेख जो है वो एक्सी राय की पुस्तक है द मुंडाज। इस पुस्तक से भी प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। तो एक्सी राय की पुस्तक है द मुंडाज, वहां से सरदारी आंदोलन के बारे में हमें चर्चा मिलती है। इसकी बात करें सरदारी आंदोलन तो यह मुख्यतः भूमि के लिए लड़ाई थी। क्यों? क्योंकि यहां पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार चल रहा है और प्रचार प्रसार चलेगा। ईसाई लोग यहाँ पर आके बस रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बहुत सारे जनजातियों के द्वारा भी यहाँ पर ईसाई धर्म अपना लिया गया था। तो इन सबसे क्या हो रहा था कि इनकी भूमि जो थी धीरे धीरे इनके द्वारा अधिग्रहित की जा रही थी। परिणामतः ये भी क्या थी, एक भूमि के लिए लड़ाई थी। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य कि जमींदारों को यहां से बाहर निकालना, जमींदारों को अपने क्षेत्र से बाहर निकालना, बेगारी जो ये खटाया करते थे बेगारी प्रथा को समाप्त करना और साथ ही साथ भूमि पर लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध करना, ये यहां पर इसका मुख्य उद्देश्य था। और सरदारी आंदोलन से संबंधित इतनी सारी चीजें याद हैं तो हमारे प्रश्न गलत नहीं होंगे। अगला यहां पर एक छोटा सा है खरवार आंदोलन। और खरवार आंदोलन की बात करें तो भागीरथ माझी के द्वारा इसका नेतृत्व प्रदान किया गया। ये जो आंदोलन था इसके उद्देश्य की बात
बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था? प्राचीन मूल्यों और जनजातीय परंपराओं को पुनः स्थापित करना। यह भी किससे संबंधित है? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बड़े स्तर पर प्रारंभ हुआ। परिणामतः क्या हुआ कि प्राचीन जो मूल्य थे वो धीरे धीरे यहां पर समाप्त हो रहे थे, जनजातीय परंपरा थी वो धीरे धीरे यहां पर समाप्त हो रही थी। तो इन्हीं के परिणाम स्वरूप यहां पर खरवार आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? भागीरथ माझी थे। और इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि प्राचीन मूल्यों को और जनजातीय परंपराओं को पुनः स्थापित करना। इसका जो प्रभाव क्षेत्र था, यह आंदोलन हुआ कहां? तो संथाल परगना वाले क्षेत्र में यह आंदोलन हुआ था। और आंदोलन के प्रति जो पूर्ण रूप से समर्पित लोग थे उन्हें सफाहोर कहा गया, है ना। आंदोलन के प्रति जो पूर्ण रूप से समर्पित थे उन्हें सफाहोर कहा गया, जबकि जो लोग उदासीन थे उन्हें बाबजिया कहा गया। यह भी बात आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिरसा मुंडा आंदोलन। सबसे महत्वपूर्ण बिरसा मुंडा आंदोलन, और इसका क्षेत्र देखें तो मुख्यतः छोटा नागपुर का क्षेत्र रहा, है ना। इससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, इसको आप देखिएगा ध्यान से। यहां पर देखा जाए तो जनजातीय क्षेत्रों में सबसे संगठित और व्यापक आंदोलन बिरसा मुंडा आंदोलन को माना जाता है। मुंडा जनजाति की बात करें तो यह जनजाति भी कृषि और वनों पर ही निर्भर थी। अधिकतर जनजाति कौन सा? जितनी भी जनजाति थी कृषि और वनों पर निर्भर थी, वैसे ही मुंडा जनजाति भी कृषि और वन पर निर्भर थी। छोटा नागपुर क्षेत्र में जमींदारों और राजाओं के द्वारा जो भी शोषण किया जा रहा था, उन शोषणों का शिकार मुंडा जनजाति भी यहां पर हुए थे। तो मुंडा जनजाति के लोगों की बात करें तो इनकी प्रवृत्ति बहुत ही शांत प्रकार की थी। कभी भी सुनाई नहीं देता था कि इनके द्वारा कहीं पर आक्रमण किया गया, विद्रोह किया गया। बहुत ही शांत प्रवृत्ति के थे। लेकिन फिर भी आपस में मतभेद तो सब में ही होता है, तो इनके भी आपस में मतभेद थे, जिसके परिणाम स्वरूप कई मुंडा जनजाति के लोग या तो हिंदू धर्म अपना लिए थे या ईसाई धर्म अपना लिए थे। तो कई सारे लोग हिंदू धर्म से जुड़ गए थे और कई सारे लोग ईसाई धर्म से जुड़ गए थे। यहां पर जो इनके द्वारा शोषण किया जा रहा था, इन शोषण में इनकी भी जमीनें हड़पी जाने लगी और उसी के परिणाम स्वरूप ये भी ऋण जाल में फंसते चले गए। धीरे धीरे ऋण जाल में ये फंसते चले गए। लेकिन ये ऋण जाल में फंसते चले गए तो वो न्याय के लिए गए, और न्याय की बात करें तो न्याय व्यवस्था भी बस नाम की थी, इनका कोई भी हेल्प यहां पर नहीं हुआ। तो जब न्याय व्यवस्था के द्वारा इनकी हेल्प नहीं हुई तो ये हेल्प के लिए कहां गए? उन अपने मित्रों के पास गए जो यहां पर हिंदू धर्म और ईसाई धर्म अपना लिए थे। इन्होंने बोला कि भैया देखो, एक तो यहां पर लालच दी जाती थी ईसाई धर्म के द्वारा कि जो भी यहां पर अत्याचार हो रहा है आप ईसाई धर्म अपना लीजिए, आपको विशेष यहां पर छूट मिलेगी, है ना। तो इस प्रकार से तो कई सारे लोग ईसाई धर्म अपनाए भी थे। तो जब इनका शोषण हो रहा था बड़े स्तर पर, तो न्याय के लिए सबसे पहले न्याय व्यवस्था में गए, लेकिन यहां पर इनको कोई लाभ नहीं मिला। फिर ये उन मित्रों के पास गए जिन्होंने हिंदू और ईसाई धर्म अपना लिए थे, लेकिन इनके द्वारा भी कोई भी सहायता नहीं की गई। इससे उनको बड़ा ही धक्का लगा, है ना, इनको बड़ा ही धक्का लगा। ठीक है, तो जो हिंदू थे और ईसाई थे, ठीक है, तो जिन्होंने जो भी यहां पर क्या थे, जो भी यहां पर जनजाति थे जिन्होंने हिंदू और ईसाई धर्म अपनाए थे, तो इनके द्वारा हिंदू के और ईसाइयों के द्वारा कोई भी मदद नहीं की गई। तो ऐसी स्थिति में इनको बड़े ही स्तर पर धक्का लगा और इनके मन में ये आया कि भैया जिस धर्म के लिए, जिस लोगों के लिए हमने अपनी कल्चर को छोड़ा, वही लोग हमारा साथ नहीं दे रहे, और इसकी वजह से इनके मन में बहुत बड़ा धक्का लगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अब मुंडा लोग अपनी अस्तित्व की रक्षा के लिए चिंतित होने लगे, है ना, क्योंकि बड़े स्तर पर अत्याचार किया जा रहा है, कोई भी इनका हेल्प नहीं कर रहा है। धीरे धीरे इनका भी जमीन यहां पर लिया जा रहा है, इनके द्वारा शोषण किया जा रहा है। अब ये भी यहां पर चिंतित होने लगे। अब इन्हें लगा कि भैया क्या हमारा अस्तित्व ये जो है ये बचा रहेगा। ठीक है, तो चिंता कर रहे थे, दुखी थे, है ना, दुखी थे, हतोत्साहित हो चुके थे। और इसी हतोत्साहित स्थिति में ऐसे समय में बिरसा मुंडा नामक एक युवक सामने आया, है ना, बिरसा मुंडा नामक एक युवक सामने आया और इसने कहा कि मुझे ईश्वर ने आप सभी की रक्षा के लिए भेजा है। ईश्वर ने मुझे शक्ति देकर आप सभी की रक्षा के लिए यहां पर भेजा है, ताकि जो बाहरी लोग यहां पर आकर बसे हुए हैं उनकी समाप्ति मैं कर सकूं।
बिरसा मुंडा की बात करें तो जो भाषण देने की शैली होती है, लोगों को प्रभावित करने वाली शैली, वो इसके भाषण में झलकता था। और जहां भी बिरसा मुंडा के द्वारा बोला जाता था लोग प्रभावित हो जाते थे और अक्षरशः उन बातों को माना जाता था। तो ऐसा ओज था किसके अंदर? बिरसा मुंडा के अंदर। तो इसने क्या बोला कि हमें ईश्वर ने भेजा है। लोग इसके बातों से प्रभावित होने लगे और अंततः लोगों ने भगवान का रूप मान लिया। देखा जाए तो ये क्या था? असत्य था, लेकिन फिर भी इसकी वजह से लोगों पर इसका प्रभाव तो पड़ा। 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा के द्वारा लगभग 6000 लोगों, है ना, लगभग 6000 लोगों को एकत्रित कर दिया गया। और ये 6000 लोग एकत्रित हुए, ये अब तक का सबसे बड़ा दल था। इतना लोग कभी एक साथ एकत्रित नहीं हुए, तो सबसे बड़े दल का निर्माण कर दिया गया 6000 लोगों को एकत्रित करके। और यहां पर बिरसा मुंडा के द्वारा क्या किया गया कि मुंडा जनजाति में अपनी बातों से जोश भर दिया, है ना। हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश। और जितनी भी बातें थी, क्योंकि भाषण की शैली तो पहले ही थी, लोगों को प्रभावित करने की शैली थी, परिणामतः लोगों में जोश भर दिया। और यहां पर 3 मुख्य उद्देश्य पारित किए गए। कौन कौन से 3 मुख्य उद्देश्य याद रखिएगा। सबसे पहला जो था अंग्रेजी सरकार का, है ना, अंग्रेजी सरकार का पूरी तरह से खात्मा कर देना है, दमन कर देना है। पहला यहां पर क्या था? पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य छोटा नागपुर क्षेत्र ही नहीं, छोटा नागपुर क्षेत्र के अलावे अन्य जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों से दिकुओं को भगा देना। केवल छोटा नागपुर क्षेत्र नहीं, जितने भी क्षेत्र हैं जहां पर दिकू लोग हैं, इन सभी को वहां से भगा देना दूसरा उद्देश्य था। और तीसरा उद्देश्य था कि स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना। और इन 3 उद्देश्यों के लिए बिरसा मुंडा ने बोला कि अगर हमें हिंसात्मक प्रवृत्ति भी अपनाना पड़ जाए तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि यह विद्रोह कितना बड़ा होने वाला है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या घटनाएं घटी। आगे हम बात करें तो यहां पर क्या हुआ, सभी लोगों को उद्देश्य की बारे में जानकारी हो गई। अब यहां पर क्या किया गया कि यहां पर योजना बनाया गया। और योजना बनाकर जितने भी शोषणकारी थे, कौन कौन से? साहूकार, जमींदार, जितने भी मिशनरी थे वो, और दीकू शोषणकारी जितने भी थे, योजना बनाकर इनके ऊपर हमला कर दिया गया, है ना। हमला तो बहुत जोरदार किया गया, लेकिन इसमें उतनी सफलता नहीं मिली जितना बिरसा मुंडा ने सोचा था। कारण क्या? क्योंकि यहां पर शासन व्यवस्था जो थी उसने इस हमले को कमजोर कर दिया। जोरदार हमला होते हुए भी उतना जोरदार नहीं था जितना बिरसा मुंडा ने कल्पना किया। तो यहां पर क्या किया गया, बिरसा मुंडा को पकड़ के जेल में डाल दिया गया, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद फिर उसको रिहा कर दिया गया। ठीक है, कुछ ही दिनों के बाद रिहा कर दिया गया। तो रिहा कर दिया गया, फिर ये आया और अपनी ग्रुप में मिल गया। तो पहली बार सफलता नहीं मिली। अब इसने क्या किया, जबरदस्त योजना बनाई। योजना क्या बनाई कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? दिकुओं की समाप्ति, अंग्रेजों की समाप्ति। तो इनमें सबसे प्रमुख त्योहार जो है 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस अभी आने वाला है ना। आज कितना तारीख है? 22 है, 25 को आएगा। तो क्रिसमस जो है, क्रिसमस का दिन यहां पर चुना गया। योजना बनाया गया कि हम अंग्रेजों पे तब हमला करेंगे जब वो क्रिसमस मना रहे हो। तो यहां पर क्या योजना बनाई गई? योजना बनाई गई कि 25 दिसंबर 1897 यानी कि जब क्रिसमस के धूमधाम में सभी लोग होंगे, इसी दिन हम क्या करेंगे, उनके ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है ना। तो यहां पर क्या योजना बनाया गया कि क्रिसमस के दिन हम उनके ऊपर आक्रमण करेंगे और आक्रमण करके मौत के घाट उतार देंगे। ऐसा संकल्प यहां पर लिया गया। ठीक है। अब योजना के अनुसार 25 दिसंबर को जब सभी लोग आनंद पूर्वक क्रिसमस मना रहे थे, ऐसी स्थिति में कोई सोचा भी नहीं था और ऐसी स्थिति में यहां पर इनके द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है। तो बड़े स्तर पर आक्रमण के साथ बड़े स्तर पर नरसंहार किया गया। ईसाइयों के साथ उन्होंने क्या किया, बड़े स्तर पर नरसंहार हुआ। ईसाइयों को तो मारे ही मारे, उनके साथ साथ वैसे मुंडा जनजाति के लोगों को भी मारे जिन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था, ईसाई धर्म को अपना लिया था, है ना। ये जो यहां पर विद्रोह हुआ, इस विद्रोह में वहां की स्थानीय पुलिस भी चपेट में आई, स्थानीय पुलिस भी उसके चपेट में आ गई और इस हमले ने अंग्रेजी शासन को झकझोर के रख दिया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई, है ना।
त्राही त्राही मच गई। इतना बड़ा यहाँ पर नरसंहार किया गया। परिणामतः रांची से सेना भेजी गई, है ना, रांची से सेना भेजी गई और निर्दयता पूर्वक इस विद्रोह को दबा दिया गया। बिरसा मुंडा को उसका साथी जो था उसका नाम था गया, तो बिरसा मुंडा को उसके साथी गया मुंडा के साथ जेल भेज दिया गया और वहीं पर बीमारी के कारण, बीमारी कोई हुआ और वहां पर पर्याप्त इलाज प्राप्त नहीं हुआ, परिणामतः इसकी वहां पर मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए, तो इतना बड़ा विद्रोह यहां पर हुआ, तो इस विद्रोह ने भी अंग्रेजों को सबक सिखाया और उन्हें सोचना पड़ा कि आखिर क्या कारण था। परिणामतः उन्होंने क्या किया, अपनी नीतियों में बदलाव किया और भूमि संबंधी नए नियम यहां पर बनाए गए और काश्तकारी अधिनियम के तहत पहली बार मुंडारी खुटकारी व्यवस्था, कौन सी, मुंडारी खुटकारी व्यवस्था को लागू किया गया। ठीक है, तो ये था हमारा बिरसा मुंडा आंदोलन। चलिए अगला देखते हैं टाना भगत आंदोलन, और इससे भी संबंधित बीपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है। टाना भगत आंदोलन, टाना भगत की बात करें तो ये कोई व्यक्ति नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। टाना भगत कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि जो उरांव जनजाति थी, उरांव जनजाति की ही क्या थी, एक शाखा थी। और वो ये कैसी शाखा थी, इस शाखा के लोगों ने कुडुक धर्म अपना रखा था। तो टाना भगत कोई व्यक्ति नहीं है, ध्यान में रखिएगा, उरांव जनजाति की ही ये एक शाखा थी। ठीक है, इस आंदोलन की बात करें तो यह भी बिरसा मुंडा आंदोलन जो था उसी से ये भी जन्मी थी, जिनमें लोग अपनी सामाजिक अस्मिता, धार्मिक परंपरा और मानवीय अधिकारों को लेकर जुड़े हुए थे। ठीक है, इससे संबंधित जो टाना भगत से संबंधित लोग थे, इन लोगों की स्थिति भी यहां पर दयनीय थी। इनसे श्रम वाले कार्य करवाए जाते थे, जिनमें श्रम सबसे ज्यादा लगता था, जैसे ईंट ढोना, है ना, वजन वाली चीजें, तो ऐसे कार्य यहां पर इनसे करवाए जाते थे, जिसके बदले में इनको उचित मजदूरी नहीं दी जाती थी, जितनी इनकी मजदूरी हो, यानी कि बेगारी रूप में इनको खटाया जाता था, कार्य करवाया जाता था। ठीक है, तो यहां पर अब क्या होगा, ऐसी स्थिति में किसी से कार्य करवाइए और उसके अनुरूप सैलरी ना दीजिए तो उसके मन में असंतोष की भावना आएगी, विद्रोह की भावना आएगी। ठीक है, तो ये जो आंदोलन था इसका नायक कौन था, जतरा भगत। और जतरा भगत की बात करें तो ये अलौकिक शक्तियों में लीन रहा करता था, है ना, भूत प्रेत वाला, इन सभी शक्तियों में लीन रहा करता था। लेकिन यहाँ पर हम देखें, लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता था, लोगों के द्वारा कहे गए को हम क्या बोलते हैं, जनश्रुति, यानी कि लोगों के द्वारा सुना गया। तो लोगों के द्वारा सुना गया जो भी, तो लोगों के आधार पर उनकी हम बात करें तो जतरा भगत जो था वो अलौकिक सिद्धियों में हमेशा लीन रहता था और इसे धर्मेश नामक उराव देवता ने दर्शन किया, है ना, धर्मेश नामक उराव देवता के द्वारा जतरा भगत को दर्शन दिया गया। और इसी दर्शन में धर्मेश के द्वारा क्या कहा गया कि इनके द्वारा आदेश दिया गया कि भैया ये अलौकिक कार्यों को छोड़ दो, और इसने क्या किया, अलौकिक कार्यों को छोड़ दिया और साथ ही साथ एक तो खुद ही छोड़ा, उसके बाद लोगों को भी अंधविश्वास से दूर रखने के लिए कहा, है ना, अंधविश्वास से लोगों को दूर रखने के लिए कहा। इसके भी बातों में ओज थी, है ना, ओज प्रोत थी, लोगों को अपने तरफ ये आकर्षित कर लेता था, जो भी बोलता था लोग अक्षरशः उसको पालन करते थे। ठीक है, परिणामतः लोगों में बहुत जल्दी यह क्या हो गया, लोकप्रिय हो गया और लोग इसके बातों को अक्षरशः मानने लगे, आत्मसात करने लगे। इसने सबसे पहले क्या बोला कि भैया ये जो बेगारी यहाँ पर करवाया जा रहा है, बेगारी यहाँ पर नहीं करना है। अब इससे क्या हुआ, अंग्रेज डर गए कि भैया ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, मशहूर हो रहा है, लोग इसकी बातों को मान रहे हैं। और सबसे पहले इसने क्या बोला, भैया बेगारी नहीं करना है। तो अंग्रेज यहाँ पर घबरा गए और घबरा कर क्या किए, अंग्रेज घबरा कर जतरा भगत को गिरफ्तार कर लिए, है ना, जतरा भगत को गिरफ्तार कर लिए। अब गिरफ्तार कर लेंगे और लोगों के बीच में ये लोकप्रिय है तो लोग यहाँ पर चुप बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। तो लोगों में इससे क्या हुआ, हिंसा फैल गई और लोगों ने यहाँ पर आंदोलन कर दिया। ठीक है, आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तो अंग्रेजों के द्वारा बड़ी ही क्रूरता से इसका दमन कर दिया गया, लेकिन फिर भी ये जो आंदोलन था उसने लोगों के मन में सामाजिक चेतना को जागृत करने में लगभग यहाँ पर सफल रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए एक दो और बचे हुए हैं उसको भी देख लेते हैं। चलिए अगला हम देखें यहाँ पर नोनिया विद्रोह।
ठीक है, नोनिया विद्रोह। और ये कहां से संबंधित है? तो जो सोरा उत्पादन करने वाले जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे कि हमारा क्या है, हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया, ये सभी के सभी सोरा उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। तो नोनिया विद्रोह की बात करें तो ये कब हुआ? 1770 से लेकर 1800 के मध्य में हुआ। कहां हुआ? जितने भी सोरा उत्पादक क्षेत्र थे। कारण क्या था? क्योंकि देखा जाए तो सोरा उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था बिहार, जहां पर सोरा का उत्पादन बड़े स्तर पर होता था, है ना। अब यहां पर देखा जाए तो बिहार सबसे उत्पादक क्षेत्र था और इसमें जो सोरा का उत्पादन किया जाता था वो नोनिया जाति के लोगों के द्वारा यहां पर किया जाता था। तो यहां पर हुआ क्या? यहां पर नोनिया के द्वारा सोरा उत्पादन किया जा रहा है, यहां पर ब्रिटिश कंपनी है और इन दोनों के बीच में जो आसामी थे, आसामी इनके बीच में मध्यस्थों का कार्य करती थी, है ना। आसामी यहां पर मध्यस्थों का कार्य करते थे। तो यहां पर आसामी लोग जो थे ये सोरा के लिए, है ना, आसामी लोग जो थे वो ब्रिटिश कंपनी से सोरा दो प्रकार का होता था। एक तो कच्चा सोरा, है ना, एक क्या होता था, कच्चा सोरा, और दूसरा होता था कलमी सोरा। ठीक है, कच्चा सोरा और कलमी सोरा। तो यहां पर आसामी लोग जो थे ये ब्रिटिश कंपनी से कलमी सोरा के लिए, ब्रिटिश कंपनी से कलमी सोरा के लिए 2 से 4 रुपए प्रति मन लेते थे। 2 से 4 रुपए प्रति मन लेते थे। जबकि कच्चे सोरा की बात करें तो इसके लिए वो कितना, 1 से 4 आना प्रति मन लेते थे। ठीक है, तो इतना ले रहे हैं यहां पर। जबकि नोनिया जो यहां पर उत्पादन कर रहे हैं उनको ये कितना देते थे, 12 से 15 आना प्रति मन ही यहां पर देते थे। ठीक, तो ये जो आसामी हैं ब्रिटिश कंपनी से 2 से 4 रुपए प्रति मन ले रहे हैं और इनको कितना, 12 से 15 आने प्रति मन का रेट दे रहे हैं। जबकि यहीं कुछ अन्य व्यापारी थे जो अंग्रेजी कंपनी से जुड़े हुए नहीं थे, इनको जो ये सोरा देते थे तो इन व्यापारियों के द्वारा इन नोनिया लोगों को 3 रुपए प्रति मन का रेट दिया जाता था। तो निश्चित ही है, जहां पर जितना ज्यादा लाभ होगा कोई भी वहीं पर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इन नोनिया लोगों के द्वारा गुप्त रूप से इन व्यापारियों को सोरा बेचा जाने लगा। क्योंकि यहाँ पर कहाँ 12 से 15 आना मिल रहा है, 1 रुपए में क्या होता है, 16 आना होता है। तो अगर 16 आना भी रखे तो यहाँ पर 3 गुना की प्राप्ति हो रही है। तो यहाँ पर नोनिया लोग गुप्त रूप से इन व्यापारियों को यहाँ पर सोरा बेचने लगे और यही गुप्त रूप से सोरा बेचने की जो घटना थी इससे क्या, नोनिया विद्रोह कहा गया। ठीक है, लेकिन जब कंपनी को इस बात का पता चला तो बड़े ही क्रूरतापूर्वक इन पर कार्यवाही की गई। ठीक है, तो ये था हमारा नोनिया विद्रोह। कहाँ से संबंधित था? हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अंतिम है हमारा वहाबी आंदोलन। ठीक है, अंतिम है हमारा वहाबी आंदोलन। और वहाबी आंदोलन की बात करें तो अरब के अब्दुल वहाब जो है, अरब के अब्दुल वहाब वो इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि मुस्लिम समाज में जो कुरीतियां व्याप्त हो चुकी थी उस कुरीतियों को दूर करना इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। और प्रवर्तक कौन है? अब्दुल वहाब। जबकि भारत में देखें तो भारत में उत्तर प्रदेश के सैयद अहमद बरेवली, है ना, सैयद अहमद बरेवली भारत में वहाबी आंदोलन के नेतृत्व करता थे। और इनकी बात करें तो 1776 में रायबरेली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, जैसे भारत में मुगल शासन का पतन हुआ तो पतन का कारण इन्होंने बोला कि यही अंग्रेज हैं जिसकी वजह से भारत में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि वैसे क्षेत्र जिस पर अंग्रेजों का अधिग्रहण था, यानी कि ब्रिटिश अधिकृत जो भारत था, उसे इन्होंने दार उल हरब कहा, है ना, दार उल हरब। कौन? सैयद अहमद बरेवली की बात हो रही है। इन्होंने ब्रिटिश अधिकृत भारत को दार उल हरब कहा, दार उल हरब। जबकि इसकी समाप्ति करके, है ना, इस दार उल हरब की समाप्ति करके यहां पर दार उल इस्लाम की स्थापना का शपथ इनके द्वारा लिया गया। ठीक है, इनके द्वारा, है ना, इनके द्वारा 1821 ईस्वी में
पटना का दौरा किया गया, जहां पर इनकी मुलाकात विलायत अली, इनायत अली, मोहम्मद हुसैन, फरहत हुसैन आदि से इनका संपर्क हुआ, मुलाकात हुआ। और वहीं पर पटना को वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित किया गया, अर्थात वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र किसको, पटना को बना दिया गया। अब यहां पर जो नेतृत्व किया गया वो किसके द्वारा, विलायत अली और इनायत अली के द्वारा नेतृत्व किया गया। अब विलायत अली जो थे, इन्होंने अपना केंद्र कहां बनाया, उत्तर पश्चिम में सितना को, उत्तर पश्चिम में सितना को विलायत अली ने केंद्र बनाया, जबकि इनायत अली की बात करें तो ये दक्षिण में हैदराबाद को अपना केंद्र बनाया। ठीक है, यहां पर बात करें तो 1844 ईस्वी में विलायत अली अपने 80 अनुयायियों के साथ अफगानिस्तान जा रहे थे, लेकिन यहां पर क्या कर दिया गया, लाहौर में ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके इनको पटना भेज दिया गया, है ना। अंग्रेजों ने बोला कि क्या करोगे अफगानिस्तान जाके, पटना से हो पटना जाओ, तो पटना पुनः इनको भेज दिया गया। 1851-52 में देखिए तो ये उत्तर पश्चिमी प्रांत, है ना, उत्तर पश्चिमी प्रांत गए और वहां पर अंग्रेजों से लड़ते हुए विलायत अली की यहां पर मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखिए 1857 की जो क्रांति हुई, 1857 की क्रांति में वहाबी आंदोलन से संबंधित जितने भी लोग थे उन लोगों ने बढ़ चढ़कर 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया था। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखिए तो विलायत अली और इनायत अली की जब मृत्यु हो गई तो उनके मृत्यु के पश्चात मकसूद मौलवी अब्दुल्ला के द्वारा इसे नेतृत्व प्रदान किया गया और यह प्रश्न के रूप में पूछा गया है। तो वहाबी आंदोलन विलायत अली और इनायत अली के द्वारा यहां पर नेतृत्व किया जा रहा था, लेकिन जब इनकी मृत्यु हो गई तो इसको नेतृत्व किसने प्रदान किया, मकसूद मौलवी अब्दुल्ला। ठीक है, चलिए यहां पर आगे हम देखें तो 1864 में वहाबियों के नेता जो थे अब्दुल्ला, इनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके पोर्ट ब्लेयर जेल में भेज दिया गया, है ना, पोर्ट ब्लेयर जेल में भेज दिया गया। साथ ही साथ आंदोलन के अन्य जितने भी नेता थे उनको गिरफ्तार करके आजीवन कारावास इन्हें दे दिया गया। ठीक है, तो अन्य नेताओं को गिरफ्तार करके आजीवन कारावास दे दिया गया और परिणामतः 1868-69 आते आते वहाबी आंदोलन शिथिल हो गया और लगभग समाप्त जैसा हो गया। तो ये जो आंदोलन था जुड़ा तो धर्म से था, लेकिन इसने भी राजनीतिक मुद्दों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। जैसे इसने भी साहूकारों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, है ना, जो इनके द्वारा शोषण किया जा रहा था उन शोषण के विरुद्ध भी इन्होंने लड़ाई की। तो ये सभी महत्वपूर्ण थे। ठीक है, जिसको हमने यहां पर देखा। एक छोटा सा है लोटा विद्रोह, इसके बारे में बस याद रखिएगा। 1856 में ये घटना हुई और ये मुजफ्फरपुर क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। वहां के जेल में जो कैदी थे उन कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, उनको पीतल का लोटा देना बंद कर दिया गया, है ना, बंद कर दिया और उनको मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा। परिणामतः इन्होंने क्या कर दिया, जेल में विद्रोह कर दिया और इन विद्रोहों के परिणाम स्वरूप पुनः इन्हें पीतल का लोटा प्राप्त हुआ। तो लोटा विद्रोह उतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी छोटा सा था, तो इसको भी मैंने छोड़ा नहीं। कहां से संबंधित है, मुजफ्फरपुर क्षेत्र से संबंधित है, जेल के कैदियों से संबंधित है। 2-3 बातें याद रखिएगा। तो इस पूरे क्लास के माध्यम से हमने 1857 के पहले तक का जितना भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं बिहार से संबंधित, उन सभी को हमने यहां पर कवर किया है। ठीक है, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन सभी वीडियो को देख कर जाएं। एग्जामिनेशन से पहले इन सभी वीडियो को 1 से 2 बार देख कर जाएं। और इतना मैंने करवा दिया है कि बिहार के इतिहास से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। लेकिन कब नहीं छूटेगा, जब दूसरा वीडियो यहां पर अपलोड होगा, उसको भी अगर आप देख लेंगे तो एक भी प्रश्न बिहार के इतिहास से नहीं छूटेगा। और बिहार के भूगोल में हमने बिहार की वो सारी चीजें कवर की हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। अगला पार्ट 1-2 दिनों में आप सभी को मिल जाएगा, क्योंकि मुझे घर जाना है और घर पहुंच के ही, कल मेरी ट्रेन है, परसों पहुंचूंगा और परसों शाम तक इसका दूसरा पार्ट आप सभी को मिल जाएगा और वहां से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी बिहार से संबंधित। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो चैनल जो है वो यहाँ पर ग्रो अप बहुत ही जल्दी होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।